मेरी बहन ने ऑनलाइन लोगों को कैटफिश करने के लिए मेरी आईडी फोटो का इस्तेमाल किया। वह असल में किसी क्यूट लड़की को फंसाना चाहती थी, लेकिन अनजाने में उसने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली। उसने सीधे लॉ मेजर की उस लड़की को हुक कर लिया जिसका बैकग्राउंड बहुत खतरनाक और गहरा है, वही शांत और बेहद खूबसूरत सिया चिंग युआन। जब सिया चिंग युआन ने मेरी फोटो देखी तो उसे लगा कि उसकी इंटेलिजेंस का अपमान हुआ है। रातों रात उसने कन्फेशन वॉल पर पूरे कैंपस में एक एंटी फ्रॉड वांटेड नोटिस पोस्ट कर दिया। वह बेहद बेरहम था। पूरे कैंपस के लिए एंटी फ्रॉड वांटेड नोटिस। ये इंसान फ्रॉड करने के लिए एआई जनरेटेड फोटोज का इस्तेमाल करता है। ऐसा दिखने वाला लड़का असल जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से फोटोशॉप्ड है। सुराग देने वाले को भारी इनाम दिया जाएगा। मिस, इतनी जल्दबाजी मत करो। क्या पता ये फोटोशॉप्ड ना हो, क्या पता ये सच में उसका सगा भाई हो। सिया चिंग युआन ने पूरे यकीन के साथ रिप्लाई किया, असंभव। ऐसा चेहरा आपको किसी असली कैंपस में नहीं मिल सकता। बहन का कर्ज भाई चुकाएगा। कल एग्रीमेंट साइन करके जिम में मुझसे मिलो, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेटो और अगले दिन बास्केटबॉल गेम होने तक यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन फिर उसने मुझे देख लिया, वही इंसान जो उस असंभव और परफेक्ट गॉडलाइक चेहरे से बिल्कुल मैच करता था। चिंग युआन ने अपना फोन निकाला और पोस्ट को एडिट किया। अर्जेंट। मेरी सिस्टर इन लॉ मुझसे बहुत डरी हुई लग रही है। वह कॉलेज छोड़ना चाहती है। मैं इस एग्रीमेंट को कैसे साइन करूं कि वह यहीं रुक जाए। ऑनलाइन वेट कर रही हूँ। मामला काफ़ी अर्जेंट है। टांग यू, तुम और मैं जुड़वा भाई बहन हैं, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस बहुत ही अजीब तरीके से बनती है। ऐसा लगता है जैसे गर्भ में ही मैंने तुम्हारा सारा दिमाग अपने पास रख लिया था। जब मैं मैथ ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीत रहा था और एकेडमिक रिसर्च कर रहा था, तब तुम गुड़ियों से खेल रही थी। जब मुझे एक टॉप यूनिवर्सिटी में अर्ली एडमिशन मिला, तब तुम्हें टीचर्स पिनिन और इंग्लिश मिक्स करने के लिए डांट रहे थे। न जाने कैसे इस बेवकूफ़ की डम्ब लक चमक गई और इसे आर्ट स्कॉलरशिप के जरिए उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया जिसमें मैं हूँ। हाँ, सेमेस्टर शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि यह महामूर्ख मेरे पास बहुत खुश होकर आई और कहने लगी कि वह एक टॉप क्लास खूबसूरत और बड़े वीआईपी से मिली है और उम्मीद करती है कि इसके जरिए वह हाई सोसाइटी सर्कल में एंट्री कर लेगी। मैंने उसे समझाया था कि गहरे बैकग्राउंड वाले लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने कहा कि जब तक कोई सुंदर है तब तक सब ठीक है। उस दौरान वह हर दिन मुझे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देती थी। भाई, उसने मुझे ऐड कर लिया। उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। वह बहुत प्रोफेशनल साउंड करती है। वह मुझसे लॉ के बारे में भी बात करती है। क्या यही एक बड़े शॉट का चार्म होता है? फिर एक दिन वह घबराती हुई मेरे पास आई। भाई, मुझे बचा लो। उसने कल मुझसे पर्सनली मिलने के लिए कहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई, क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हो? जब मुझे यह मैसेज मिला तो मेरे एडवाइज़र मेरी थीसिस को लेकर मुझे परेशान कर रहे थे, जिससे मेरा सिर फटा जा रहा था। क्या थीसिस अभी तक पूरी नहीं हुई? तुम मुझे और कितना इंतजार कराओगे? बिना ज्यादा सोचे समझे मैंने कैजुअली उसकी मदद करने के लिए हाँ कह दिया। मैं आधी रात तक जागा, अपने एडवाइजर को थीसिस भेजी और आखिरकार राहत की सांस ली। पर एक मिनट रुको, मैंने उसकी किस चीज में मदद करने के लिए हाँ कहा था? मेरे रूममेट ने मुझे स्कूल फोरम का एक ट्रेंडिंग पोस्ट फॉरवर्ड किया। उसका टाइटल बहुत ही धमाकेदार था। मेरा हाथ स्लिप हुआ और मैंने उस पर क्लिक कर दिया। पोस्टर की आईडी देखकर ही लग रहा था कि यह कोई ऐसा इंसान है जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए। उसकी लाइनों से बारूद टपक रहा था। उस बीमार परवर्ट के लिए जो लोगों को स्कैम करने के लिए एआई जनरेटेड फोटोज का इस्तेमाल कर रहा है। क्या तुम इस स्कूल से दफा हो सकते हो? कमेंट्स में लोग इस ड्रामे के मजे ले रहे थे। मिस सिया लॉ मेजर हैं, उन्हें झूठ से सबसे ज्यादा नफरत है। ये लड़का सीधे आग के बीच में कूद गया है। सिया चिंग युआन ने बहुत तेजी से रिप्लाई किया। स्क्रीन से ही उसका गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। मैं लॉ पढ़ती हूँ। मुझे फ्रॉड और जालसाजी से नफरत है। मुझे पता था कि यह मूर्ख कभी न कभी जरूर फंसेगा। मिस सिया को धोखा देने के लिए फेक फोटो का इस्तेमाल। क्या इसकी जान सस्ती है? इसे कॉलेज से बाहर निकालो। जिया किंग युआन, तुमने इतने लंबे समय तक ऑब्जर्व किया और अब जाकर तुम्हें एहसास हुआ कि यह एक फेक फोटो है। यह लड़की आमतौर पर इतनी डरी सहमी रहती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा कुछ कर दिया। मुझे उसके डोर्म का कमरा नंबर मिल गया और मैं सीधे वहां पहुंच गया। मैंने उसे डोर्म के कॉरिडोर के कोने में पकड़ लिया। वह रोने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। कह रहा था कि प्रोफाइल पिक्चर उसके सगे भाई की है। उसने कहा कि उसका भाई सच में ऐसा दिखता है। कितना मजाकिया है। क्या उसे लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है? फोटो में जो इतना हैंडसम दिख रहा है वह असल में सच हो ही नहीं सकता। देर रात डोर्म का कॉरिडोर बहुत धुंधला था। मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूर रहा था। मैं उस फेक फोटो को जितना ज़्यादा देख रहा था वह उतनी ही जानी पहचानी लग रही थी। अरे यार, ये तो वही आईडी फोटो है जो मैंने पिछले हफ्ते खिंचवाई थी, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। लोग लगातार कह रहे थे कि यह एआई जनरेटेड है। टैंग यू इस समय अपने डोर्म की चेयर पर सिमटी हुई बैठी थी, अपने आंसू पोंछते हुए फोन पर पागलों की तरह माफी के मैसेज टाइप कर रही थी। इसके तुरंत बाद सिया चिंग युआन ने एक और अपडेट पोस्ट किया। ये लड़का बहुत जल्दी डर जाता है।
मेरे कुछ करने से पहले ही रोने लगा। चिल्लाए जा रहा था कि यह उसका भाई है और यहाँ तक कि उसका भाई कल सुबह 10 बजे जिम में आकर कर्ज चुकाने का एग्रीमेंट साइन करेगा। तो वह मुझसे सब्रोगेशन की बात करना चाहता है। ठीक है, उसका दावा है कि उसका भाई गुड लुक्स के मामले में एब्सोल्यूट सीलिंग है। मैं कल वहीं इंतजार करूंगी। देखते हैं कि मैं इस फोटोशॉप फ्रॉड को कैसे एक्सपोज करती हूँ। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम जम गए। मेरा सिर घूमने लगा। ऐसा लगता है कि कल सुबह 10 बजे की इस लड़ाई में मेरे पास जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। मैं जिद में उस पोस्ट को देखता रहा ताकि कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे यह साबित हो सके कि उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन आखिर में मुझे मायूस होकर मानना ही पड़ा। हाँ, हर जगह मेरी फोटो का इस्तेमाल करके लोगों को स्कैम करने वाली ये बेवकूफ लड़की सच में मेरी अपनी सगी बहन है। टैंग यू, ओ टैंग यू, तुम्हारी सच में मौत आई है। फोरम का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। यह अमीर लड़की बहुत कड़क बात करती है। लगता है वह सच में बहुत गुस्से में है। नवागंतुकों को समझाने के लिए किसी ने मजाक में कमेंट किया, सिया चिंग यूएन लॉ डिपार्टमेंट की बदनाम डेमनिस्ट है। उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत डरावना और गहरा है। हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। वह स्कैमर तो अब गया काम से। उसने स्कूल की सबसे मजबूत स्टील की दीवार से टक्कर ले ली है। इन कमेंट्स को पढ़कर मेरा दिल पूरी तरह बैठ गया। जितने भी नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं उनके ट्रोप्स के मुताबिक इस तरह के अमीर, पावरफुल और शॉर्ट टेम्पर्ड लोग पंगा लेने के लिए सबसे बुरे होते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा मन कर रहा था कि टांग यू को घसीट कर लाऊं और उसकी पिटाई कर दूं। एंग्जाइटी में मैंने वो कॉन्टैक्ट इन्फो निकाली जो टांग यू ने मुझे दी थी और चिंग युआन नाम के उस पर्सन को ऐड कर लिया। इससे पहले कि मैं सोच पाता कि बात कैसे शुरू करूं, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। हाय सिया, मैं टांग यू का भाई हूं। उस फोटो के बारे में वह असल में एक गलत फहमी है। गलत फहमी? तुमने उस नामुमकिन रूप से हैंडसम फेक चेहरे का इस्तेमाल करके मुझे पूरे आधे महीने तक स्कैम किया और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि यह एक गलत फहमी है। वह फोटो असली है। वह सचमुच मेरी अपनी आईडी फोटो है। कोई फिल्टर नहीं और डेफिनेटली कोई फोटोशॉप नहीं। अगर ऐसा चेहरा असली है तो मैं उसी वक्त कोर्ट पर रखे बास्केटबॉल के दोनों बास्केट्स खा जाऊंगी। मुझे इस बकवास से बेवकूफ़ बनाना बंद करो। कल सुबह 10 बजे अपनी बहन के बताए हुए उस कर्ज चुकाने के एग्रीमेंट को लेकर जिम आ जाना, वरना अगर मैंने असली इंसान को नहीं देखा तो मैं इस पूरे मामले को एक्सपोज कर दूंगी और उसे कॉलेज से निकलवा दूंगी। टांग यू, ओ टांग यू, तुम सच में होपलेस हो। शायद मुझे उसे अपना अकाउंट डिलीट करने देना चाहिए और जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए कहना चाहिए। इस तरह की मुसीबत मुझ जैसे कानून को मानने वाले सिटीजन के लिए बिल्कुल नहीं है, जो बस चुपचाप अपनी एकेडमिक रिसर्च करना चाहता है। जो भी हो, अब सोने का समय है। सोने से ठीक पहले मेरा हाथ फिसला और मैंने एक बार फिर पोस्ट चेक की। वहाँ का वाइब पहले ही पटरी से उतर चुका था। ओपी, क्या होगा अगर भाई सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम निकला तो? क्या गुड लुक्स तुम्हारा पेट भर सकते हैं? मिस सिया क्रेडिबिलिटी को सबसे ज़्यादा मानती हैं। अगर उन्होंने कहा है कि वह कल उसे बर्बाद कर देंगी तो वह उसे बर्बाद करके रहेंगी। सच कहूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि वह गॉडलाइक चेहरा असल ज़िंदगी में कितना बदसूरत है। चलो इसे लाइव स्ट्रीम करते हैं। असंभव। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं दिखता। ये लड़का सिर्फ एक स्कैमर है। ये मेरी जिंदगी में पहली बार है जब किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। मुझे कल अपना बदला लेना ही होगा। उन भाई बहन को अपनी गर्दन संभाल कर रखनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। ग्रेट, कल का दिन एक मुश्किल लड़ाई होने वाला है। मुझे न सिर्फ टांग यू की छोटी सी जान बचानी है, बल्कि मुझे उस सिया नाम की लड़की से उस डैम एग्रीमेंट पेपर को फड़वाने का तरीका भी सोचना होगा। हाँ भाई, मुझे बचा लो। अपोलॉजी लेटर ले आना। कल सुबह डॉर्म के नीचे मेरा इंतजार करना। भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी प्रोफाइल पिक बदलकर एक शिबा इनू की लगा दी है। अब प्रोफाइल पिक बदलने का क्या फ़ायदा? उसने पहले ही पूरे कैंपस में वांटेड नोटिस निकाल दिया है। तो क्या सीनियर सिया सच में मुझे कॉलेज से निकलवा देंगी? नहीं, मैं हूं ना। ओ तेरी टांग चेन, तुम इतने शार्प कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम किसी ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो? मेरे पास उसे जवाब देने का वक्त नहीं था। मैंने रात भर में प्रिंट किए हुए एग्रीमेंट को फोल्ड किया और उसे अपने फोल्डर में डाल लिया। लू मिंग ने अपनी गर्दन झुकाकर देखने की कोशिश की। ओ तेरी, एक कर्ज चुकाने का एग्रीमेंट। किसका कर्ज है भाई? मेरी बहन का है। टांग यू, उस पर कैसा कर्ज हो सकता है? मिल्क टी के पैसे। वह सिया चिंग युआन की देनदार है और यह उसके पूरे आधे महीने का बेवकूफ़ी टैक्स है। सिया चिंग युआन, लॉ डिपार्टमेंट की वह बेरहम लड़की, वही स्कैमर जिसके बारे में मिस सिया कुछ दिन पहले बात कर रही थी। मुझे मत बताना कि वह तुम हो। अपनी जान बचाकर भागो भाई। वह औरत बातों से ही इंसान का कत्ल कर देती है, तुम्हें पता है ना? मुझे पता है, तुम्हें पता है, फिर भी तुम जा रहे हो। मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गया तो टांग यू कल अपना बोरिया बिस्तर समेटकर घर जा रही होगी। तो फिर संभल कर रहना भाई। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि टांग यू ने खुद को पूरी तरह से ढक रखा था। क्यों? रोना बंद करो। रोने का कोई फायदा नहीं है। बाद में जब सिया चिंग युआन तुम्हें एक नजर देखेगी तो ये कुछ आंसू उसके दांतों के गैप को भरने के लिए भी काफी नहीं होंगे। मैं तो बस एक क्यूट लड़की को फंसाकर उसके साथ घूमना चाहती थी।
तुमने मेरी फोटो का इस्तेमाल किया एक क्यूट लड़की को फंसाने के लिए। तुमने अपनी खुद की फोटो क्यों नहीं यूज की? जब मैंने अपनी फोटो यूज की तो किसी ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को याद दिलाते हुए कि वह मेरी सगी बहन है, मैं उसे मार नहीं सकता। जब हम जिम से अभी 500 मीटर दूर थे तो मुझे महसूस हुआ कि वहां का माहौल कुछ अजीब होने लगा है। रास्ते पर लोग 2-2, 3-3 के ग्रुप में थे। हर कोई अपना फोन पकड़े हुए था और बीच बीच में जिम की तरफ देख रहा था। दबी जुबान में कुछ फुसफुसा रहा था। ओ तेरी, क्या इस लड़के का चेहरा थोड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा? कौन सा? कौन सा? वही जो अभी जैकेट में गया। वे सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। हाँ, पूरे कैंपस में वांटेड नोटिस जो लगा है, याद है ना? यह है ना? मैं इस वक्त बेसिकली एक भगोड़ा हूँ। जब हम जिम के एंट्रेंस पर पहुंचे तो मैंने अपनी कलाई उठाकर घड़ी देखी। 9:58, बिल्कुल सही समय पर। स्ट्रीमर, क्या वह आ गया? क्या वह आ गया? क्या वह फोटोशॉप फ्रीक सच में अपना चेहरा दिखाने वाला है? भाई, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। हम इतनी दूर आ चुके हैं। अगर अब वापस गए तो तुम और भी जल्दी मारी जाओगी। ओ तेरी, ये कौन है? रुको रुको रुको, वह चेहरा, मैंने वह चेहरा कन्फेशन वॉल पर देखा है। वह फोटोशॉप्ड है। रुको, वह फोटोशॉप नहीं है क्या? वह तो एक असली जीता जागता इंसान है। दोस्तों देखो देखो, मेन कैरेक्टर यहाँ है। मैंने अपनी आंखें बिल्कुल सीधे रखी और टांगियों को भीड़ के बीच से खींचते हुए आगे बढ़ा। जिम के ठीक बीच में बास्केटबॉल कोर्ट के पास ब्लीचर्स पर एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे पैर क्रॉस थे। एक हाथ से उसने अपनी ठुड्डी को सहारा दिया हुआ था और दूसरे हाथ से वह लापरवाही से अपने सामने टेबल पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स को पलट रही थी। 1 सेकंड के लिए मेरी आंखें उससे मिली। आधे सेकंड के लिए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ तौर पर जम गए। फिर वह बहुत जल्दी नॉर्मल हो गई और अपना सिर दोबारा नीचे करके डॉक्यूमेंट पलटने लगी, जैसे कि उसका वह पल भर का सन्नाटा सिर्फ मेरा वहम था। सिया, मैं एग्रीमेंट ले आया हूं। मैंने उसे टेबल पर रख दिया। अरे भाई, तुम्हारा यह चेहरा, तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है ना? ओ तेरी। मिस सिया सच में हार मानने से इनकार कर रही है। वह बस सख्त बनने की एक्टिंग कर रही है। अभी उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया था, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। भाई, क्या वह सच में मुझे कॉलेज से निकलवाने वाली है? हाँ, तुम सही कह रही हो। ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है। मैं इसके साथ ही पैदा हुआ था। टांग, तुम्हारे भाई का ये बहाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कल तुम्हारा था। ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार में झूठ बोलने का कोई जीन है। ठीक है, अब मैं समझ सकता था। ये मिस आखिरी दम तक अपनी जिद पर अड़े रहने वाले टाइप की थी। वह कुछ देर पहले साफ तौर पर हैरान रह गई थी, लेकिन अब भी सख्त होने का नाटक कर रही थी। सिया, तुमने मुझसे एग्रीमेंट लाने को कहा था। एग्रीमेंट यहाँ है, लेकिन इस पर साइन करने से पहले मेरा एक सवाल है। बोलो। तुम्हारे इस एग्रीमेंट में क्लॉज 3 से लेकर 7 तक कानूनी रूप से पूरी तरह से इनएनफोर्सेबल है। शुरुआत करने के लिए इस एग्रीमेंट के सब्जेक्ट्स के बीच कोई एक्चुअल कर्ज है ही नहीं। ऐसे में सबरोगेशन क्लॉज को जबरदस्ती लागू करना सरासर नाइंसाफी है। क्लॉज 10 के मुताबिक मुझे अपनी बहन की जगह लेनी होगी और पूरे 1 साल तक बिना सैलरी के लेबर की तरह काम करना होगा। इस तरह की शर्त भी पूरी तरह से अनरीजनेबल है। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इस पर साइन करूं? सिया चिंग युआन का सिर झटके से ऊपर उठा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ थोड़े खुल गए, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसने अपनी बात वापस अंदर ही निगल ली। उस पल मैंने देखा कि उसके कानों के किनारे तेजी से और अनकंट्रोल तरीके से लाल हो रहे थे। ओ तेरी भाई, मुझसे शादी कर लो। मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। मैंने पहले ही क्लेम कर दिया। इस लड़के ने जितने भी पॉइंट्स उठाए हैं वे पूरी तरह से सही बैठते हैं। जी, क्यों ना हम दोबारा नेगोशिएट करें। सिया चिंग युआन का चेहरा बहुत तेज स्पीड से लाल हो गया, कानों से लेकर उसकी गर्दन तक। वह ब्लीचर्स पर पूरी तरह से फ्रीज हो गई। उसकी उंगलियां अभी भी एग्रीमेंट के तीसरे पेज पर टिकी थी, जैसे किसी ने उस पर पॉज का बटन दबा दिया हो। जिम में इतनी शांति थी कि अगर एक पिन भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। भाई, यह लड़का सच में इस सब की बारीकियों को समझता है। मिस सिया आज शायद हार मानने वाली है। मुझे तो लग रहा है कि वह सीधे पति मानने वाली है। टांग चेन, सही कहा ना? तुम किस डिपार्टमेंट से हो? कंप्यूटर साइंस। सोफोमोर, कंप्यूटर साइंस का एक सोफोमोर। फिर भी तुम इन रूल्स को इतनी अच्छी तरह जानते हो। क्या तुम्हारे एडवाइजर को पता है कि तुम अपने एक्चुअल मेजर को छोड़कर टाइम पास कर रहे हो? मिस सिया शर्मिंदगी के मारे डिफेंसिव हो रही हैं। धत, इन सब चीजों को जानना टाइम पास करना नहीं है। इसे कॉमन सेंस कहते हैं। कॉमन सेंस, हाँ। रिलेवेंट सिविल कोर्ट्स में काफी कुछ कंटेंट है। अगर कोई एडल्ट 2 वीकेंड्स निकालकर इसे पूरा पढ़ ले तो यह डेली लाइफ के सभी एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स को संभालने के लिए काफी है। मेरे वे 2 वीकेंड्स असल में वीडियो गेम्स खेलने के लिए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फ्यूचर में कभी मेरी बहन मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी न कर दे, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत थी। भाई, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने यह सब पढ़ा है? अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो क्या तुम इसे समझ पाती? सिया चिंग युआन 3 सेकंड तक चुप रही। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वहां मौजूद किसी भी देखने वाले ने उम्मीद नहीं की थी। ओ तेरी, उसने इसे फाड़ दिया। उसने सच में इसे फाड़ दिया। क्या मैं सपना देख रहा हूं?
क्या सिया चिंग युआन सच में पीछे हट रही है? ये एग्रीमेंट वॉइड है। कल रात की वो कैंपस वाइड वांटेड पोस्ट, मैं उसे अभी डिलीट कर देती हूँ। तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सिया। हुफ। तुम्हारी बहन ने पूरे आधे महीने तक मुझे स्कैम करने के लिए तुम्हारी फोटो का इस्तेमाल किया। मैं उसे जाने दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुमने अभी कहा कि मेरे एग्रीमेंट के क्लोज 3 से 7 तक काम नहीं करते। मैं इसे मानती हूँ। तुमने कहा कि क्लोज 11 में बिना सैलरी के काम करने की शर्त अनरीजनेबल है। मैं इसे भी मानती हूँ। लेकिन बाकी के 9 क्लॉजेस का क्या? तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि उन 9 क्लॉजेस में क्या खराबी है? वह मौके पर ही उसका टेस्ट ले रही है। भाई, तुमने सच में उन सभी को फिगर आउट नहीं किया है ना? क्लॉज 8, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी दूसरी पार्टी की एनुअल इनकम का 30% तय की गई है, वह बहुत हाई स्टैंडर्ड है। अगर यह मामला कभी रिलेवेंट अथॉरिटीज के पास जाता है तो इतनी ज्यादा कॉम्पेंसेशन की डिमांड को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। क्लोज 9, जिसमें सीधे यह शर्त रखी गई है कि डिस्प्यूट्स को तुम्हारे लोकल ज्यूरिसडिक्शन में ही हैंडल किया जाना चाहिए, उसे पूरी तरह से सही तरीके से नहीं लिखा गया है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यह क्लोज इनवैलिडेट हो जाएगा। क्लोज 10, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है। क्लोज 12 जबरदस्ती भाई बहनों को कॉम्पनसेशन के लिए जॉइंट लाइबिलिटी उठाने के लिए कहता है, जो कानूनी रूप से वैलिड नहीं है। रिश्तेदार बिना किसी वजह के एक दूसरे का कर्ज नहीं उठा सकते। क्लॉज 13 सिर्फ यह कहता है कि उल्लंघन होने पर पब्लिक अपोलॉजी की जरूरत होगी, लेकिन यह अपोलॉजी के स्कोप या तरीके को स्पेसिफाई नहीं करता। अगर इसे सच में लागू करने की जरूरत पड़ी तो इसे एग्जीक्यूट करना नामुमकिन होगा। क्लॉज 14 से 16 तक, जो उल्लंघन के कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में है, वे बहुत ही धुंधले तरीके से लिखे गए हैं। वे लूप होल्स से भरे पड़े हैं। क्लॉज 17 सिग्नेचर लाइन है। सिया, क्या तुमने यह एग्रीमेंट खुद लिखा है या तुमने इसे लिखने के लिए किसी सीनियर की मदद ली थी? मैं अनाउंस करती हूँ कि आज से यह मेरे पति हैं। पूरा लॉ डिपार्टमेंट बाथरूम में रो रहा है। मिस सिया, बस सरेंडर कर दो। अगर तुम थोड़ी देर और रुकी रही तो तुम्हारा चेहरा इतना लाल हो जाएगा कि उससे खून निकलने लगेगा। वह पूरी तरह से सही कह रहा है। उसने जो भी प्रॉब्लम बताई है वह पूरी तरह से वैलिड है। क्या वह सच में लॉ डिपार्टमेंट से नहीं है? सिया चिंग युआन काफी देर तक चुप रही, इतनी देर तक कि मुझे लगा कि वह टेबल पटकेगी और वहां से चली जाएगी। फिर वह अचानक मुस्कुराई। उस मुस्कान ने उसके पूरे चेहरे के ऑरा को पूरी तरह बदल दिया। ओ तेरी, सिया चिंग युआन मुस्कुरा सकती है। मैं यहाँ 3 साल से हूँ और यह पहली बार है जब मैं इसे देख रहा हूँ। ये लड़का आखिर है कौन? उसने सच में उस डेमनिस्ट को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। सिया चिंग युआन खड़ी हुई, एक एक कदम बढ़ाते हुए मेरे पास आई और मेरे ठीक सामने आकर रुक गई। टांग चेन, हाँ, वह एग्रीमेंट मैंने खुद लिखा था। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता चला? एक प्रोफेशनल इतनी सारी रूकी मिस्टेक्स नहीं करेगा। इसके अलावा जिस तरह से क्लोज 2 में रिलेटिव लाइबिलिटी के बारे में लिखा गया था, वह टेक्स्ट बुक्स में पाया जाने वाला एक कॉमन एग्जाम्पल फॉर्मेट है। तुम अब से मेरे सामने शो ऑफ करना बंद करो, ठीक है? अच्छा, तुम इसे बस ऐसे ही मान रही हो? हाँ। सिया चिंग युआन 3 सेकंड तक मुझे घूरती रही, जैसे यह कंफर्म करने की कोशिश कर रही हो कि कहीं मैं उस पर टोंट तो नहीं मार रहा था। कंफर्म करने के बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला, कन्फेशन वॉल खोली और एक नया पोस्ट टाइप किया। भाई, इसे देखो, अर्जेंट। मुझे लगता है कि मैंने अपने फ्यूचर हस्बैंड को नाराज कर दिया है। उसे रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन वेट कर रही हूँ। मामला काफी अर्जेंट है। टांग चेन, लाइब्रेरी की 3री मंजिल। मैं तुम्हारे लिए एक नया एग्रीमेंट ड्राफ्ट करूंगी। डिनर मेरी तरफ से होगा। ठीक है भाई। मुझे मत बताना कि तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। उस दिन का वीडियो कन्फेशन वॉल पर 2 घंटे से भी कम समय तक रहा और उस पर पहले ही 2 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए। मैं 3 दिनों तक अपने डोर्म में छुपा रहा और अपना फोन बंद रखा। यहाँ तक कि मैंने अपने एडवाइजर को रिप्लाई करने की भी हिम्मत नहीं की, जो मेरी थीसिस के लिए मुझे जल्दी मचा रहे थे। लू मिंग हर दिन मुझे गले लगाता और चिल्लाता, भाई प्लीज मुझे भी अपने तरीके सिखाओ। मैं बस अपनी जिंदगी में एक बार शिया चिंगवन से डिनर का न्योता चाहता हूँ। दफा हो जाओ। क्या तुम्हारी थीसिस पूरी हो गई? दूसरी तरफ इस सब की वजह से टांग यू को एक नई जिंदगी मिल गई थी। वह महामूर्ख अब पूरे टोरे के साथ चलती थी। हा 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 हा। वह मेरा भाई है। वह सच में मेरा सगा भाई है। मेरा भाई और मैं एक ही माँ से पैदा हुए जुड़वा भाई बहन है। वह व्यावहारिक रूप से एक चलती फिरती बोलती हुई क्यूर कोड बन चुकी थी। बुधवार की शाम 6:55। मैं सही समय पर लाइब्रेरी की 3री मंजिल पर पहुंच गया। मुझे लगा कि इस हफ्ते मैं कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में रहा हूँ। अगर किसी ने मेरी एक और फोटो खींच ली तो शायद मुझे रातों रात स्कूल से बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा। बेहतर यही है कि लो प्रोफाइल बनाए रखूं। साफ आसमान अचानक तूफान में बदल गया। छिपने की कोई जगह नहीं। हमेशा लोगों को निराश छोड़ जाना। पिछली बार के एग्रीमेंट के बारे में। सिया, इस बार तुमने कितने क्लॉजेस लिखे हैं? 7 क्लॉजेस। मैंने एक एक क्लॉज को 2 बार चेक किया है। तुम जितना चाहो कमियां निकाल सकते हो। मैंने एग्रीमेंट लिया और उसे शुरू से अंत तक स्कैन किया। उसने सच में काफी सुधार किया था। कम से कम अब उसमें कोई साफ लूप होल्स नहीं थे। क्या तुमने इसे लिखने के लिए पूरी रात जागकर बिताई है? नहीं।
तुम्हारी आंखों के नीचे के ये डार्क सर्कल्स कह रहे हैं कि तुमने इसे पूरा करने के लिए देर रात तक जागकर जल्दबाजी की है। चिंगयुआन ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और अपनी आंख के कोने को छुआ, लेकिन फिर उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। टांग चेन, मेरे सामने अपनी ये छोटी मोटी ऑब्जर्वेशन स्किल्स दिखाना बंद करो। मैं बस मुस्कुराया और बदले में कुछ नहीं कहा। हमारे बगल के स्टूडेंट्स लगातार हमारी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में पढ़ाई न कर पाने का साफ दर्द दिख रहा था। सिया चिंगयुआन अभी दोबारा बोलने ही वाली थी कि सीढ़ियों से कदमों की आवाजें गूंज उठीं। वे कदम इतने भारी थे जैसे अनाउंस कर रहे हों, मैं आ गया हूं। मैंने ऊपर देखा। एक लड़का हमारी तरफ बढ़ रहा था जिसने डार्क ट्रेंच कोट पहना हुआ था। वह मेरी तरफ देखे बिना सीधे हमारी टेबल के पास आया। चिंगयुआन, मैं तुम्हें 3 दिनों से ढूंढ रहा हूं। तुमने मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दिया और मेरे वीचैट मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं किया। फांग मिंग, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं, हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, बात करने के लिए कुछ नहीं है। अंकल सिया ने पिछले हफ्ते ही मेरे डैड के साथ डिनर किया था जिसमें हमारी शादी फिक्स करने की प्लानिंग चल रही थी। फांग मिंग की आंखें मेरे चेहरे पर टिकी। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ओह, तो क्या यह वही सोर डेमन चेहरा है जो आजकल ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है? मेरा मतलब है चिंगयुआन, तुम्हारी चॉइस इतनी नीचे कब से गिर गई कि तुम एक ऐसे इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ घूम रही हो जो सिर्फ अपने चेहरे के दम पर क्लाउड बटोरता है। मैंने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उसकी एक धीमी घूंट ली। पानी थोड़ा ठंडा था। सिया चिंगयुआन अचानक खड़ी हो गई। जैसे ही वह गुस्सा करने वाली थी, मैंने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसकी कलाई को नीचे दबा दिया। एक्सक्यूज मी क्लासमेट, मुझे याद है कि मैंने न्यूज में पढ़ा था कि पिछले हफ्ते एसआई ग्रुप के सीईओ, जो कि सिया के पिता हैं, पूरे समय विदेश में एक बड़े समिट में शामिल हो रहे थे। इस बीच आपके फांग परिवार का बिजनेस पूरी तरह से डोमेस्टिक है, तो आपके पिता उनके पिता से मिलने में कैसे कामयाब रहे? फांग मिंग, पब्लिकली एक झूठा रिश्ता बनाना और जानबूझकर दूसरों को नीचा दिखाना पहले से ही मैलिशियस डिफेमेशन के दायरे में आता है। अगर सिया के पिता इस मामले को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं तो आपकी और आपके पिता की साख को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके बाद के कानूनी विवाद बहुत लंबे समय तक खींचेंगे। केस में आपकी जीत हो या हार, यह अलग बात है, लेकिन बिजनेस सर्कल में फांग परिवार की साख शायद पहले ही आधी रह जाएगी। ओ तेरी, यंग मास्टर फांग। कौन सा फांग परिवार? बिल्डिंग मटेरियल्स वाला जो स्टील और सीमेंट का काम करते हैं। वे कुछ समय पहले ही हेडलाइंस में थे। धत, क्या उसने अब भी जो कहा वह सच में इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया था? क्या यह सच में उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू को आधा खत्म कर सकता है? सिर्फ उनकी साख को पहुंचने वाला नुकसान ही उनके स्टॉक को 3 पॉइंट्स नीचे गिराने के लिए काफी होगा। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूं, बस कंप्यूटर साइंस का एक सोफोमोर हूं जो कोड लिखता है। लेकिन आपने अभी एक पब्लिक जगह पर, जहां अनजान थर्ड पार्टीज मौजूद हैं, जो कुछ भी कहा वह सिया और मुझ पर एक पर्सनल अटैक और डिफेमेशन था। हर किसी की साख कानून द्वारा प्रोटेक्टेड है। पब्लिक में इस तरह लोगों की बेइज्जती करने के लिए जाके करिए कि हमारे पास आपको कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराने का पूरा अधिकार है। मैं एक पल के लिए रुका और पास खड़ी लड़की की तरफ अपनी नजरें घुमाई। एक्सक्यूज मी मिस, प्लीज आपने जो वीडियो अभी रिकॉर्ड किया है उसे डिलीट मत करना। मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। मैं इसके 3 बैकअप बनाऊंगी। मैं इसे अभी क्लाउड पर अपलोड कर रही हूँ। फांग मिंग गुस्से के मारे पहले ही लाल हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है टांग चेन, तुम्हारी जुबान काफी तेज चलती है, तो मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें यह भी पता है कि सिया परिवार का सिटी प्रोजेक्ट इस समय कहाँ अटका हुआ है? क्या तुम्हें पता है? अंकल सिया पिछले हफ्ते ही देश वापस लौटे हैं और वापस आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम मेरे डैड को कॉल करने का किया। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर सकते हो और कुछ रूल्स जानते हो, तुम हमारे सर्कल के लोगों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हो? मैंने बिना एक शब्द बोले उसकी तरफ देखा, लेकिन सिया चिंगयुआन ने ऊपर देखा। फांग मिंग, मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को फांग परिवार के पास मौजूद 15% इक्विटी को वापस खरीदने के लिए कॉल किया था। उसकी कीमत को पहले ही मार्केट वैल्यू के 60% तक नीचे गिरा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पिछले शुक्रवार को तुम्हारे घर भेज दिया गया था। तुम्हारे पिता ने उस पर साइन किए या नहीं, ये तुम खुद जाकर उनसे पूछ सकते हो। तुम्हें यह कैसे पता? मैं सिया परिवार की बेटी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हर दिन स्कूल में तुम जैसे लोगों के साथ सिर्फ बहस करती हूँ? वाह, वह भी ऐसी नहीं है जिससे पंगा लिया जा सके। अभी पब्लिकली एक्सपोज होने की जो शर्मिंदगी थी वह पल भर में पूरी तरह साफ हो गई। इसके अलावा ये शब्द अंकल सिया, प्लीज इसे आज से अपनी वोकैबुलरी से डिलीट कर दो। मेरे पिता का तुम्हारे पिता से कोई करीबी रिश्ता नहीं है। दोस्तों, क्या आपने सुना? क्या आपने सुना? सिया परिवार की बड़ी बेटी ने खुद यह बात कही है। सिया परिवार फांग परिवार के शेयर्स वापस खरीद रहा है और कीमत को 60% तक स्लैश कर दिया गया है। फांग परिवार को पूरी तरह निगला जाने वाला है। यंग मास्टर फांग का अभी का घमंड सिर्फ एक दिखावा था। सिया परिवार की तलवार सीधे उनके सिर पर लटकी हुई है। इसे ही कहते हैं कि नेवला सांप को देख रहा था लेकिन पीछे खड़ी चील से बेखबर था। पता चला कि वह खुद ही नेवला है। टांगचेन, तुम बस रास्ता देखो, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ। आप और क्या कहना चाहते हैं? मुझे दोबारा इंसल्ट करना चाहते हैं?
उस क्लासमेट का फोन अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये ऑन है। 4 के रेजोल्यूशन, लाइटिंग भी बहुत बढ़िया है। उसने गुस्से में अपनी आस्तीन झटकी, मुड़ा और पैर पटकते हुए चला गया। दोस्तों दोस्तों क्या आपने यह सब कैमरे में कैद किया? वह टांग चेन है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का सोफोमोर। टांग चेन नाम याद रखना, वह अगला इंटरनेट सेंसेशन बनने वाला है। रिकॉर्डिंग बंद करो। उफ, इसे बंद करो। वह मेरे होने वाले पति हैं। अगर तुम इसे पोस्ट करोगे और कहीं सुंदर लड़कियां मेरे आदमी को परेशान करने लगीं तो ओ तेरी। ये लड़का सिर्फ हैंडसम ही नहीं है, वह कानून भी जानता है और बिजनेस भी समझता है। उसे अच्छी तरह पता है कि किसी को फर्श पर कैसे चटाना है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि वह एक कंप्यूटर साइंस मेजर है। ये तो एक क्रॉस डिसिप्लिनरी बीट डाउन है भाई। मैंने आज से ही अपने लॉ इलेक्टिव को दोबारा लेने का फैसला कर लिया है। टांग चेन, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। क्या हम यहाँ ठीक से बात नहीं कर रहे हैं? उफ, यहाँ बहुत शोर है, चलो चलें। कहाँ? मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ। हम आखिरकार नानाफोंग नाम के एक हुनान रेस्टोरेंट में पहुंचे। चिंगयुआन ने खिड़की के पास कोने की एक सीट चुनी और मेनू मेरे सामने खिसका दिया। उसने अपने लिए सिर्फ 1 ग्लास लेमोनेड ऑर्डर किया। तुम ऑर्डर करो। मैंने लापरवाही से 2 डिशेस चुनी और मेनू वेटर को वापस सौंप दिया। टांग चेन, अभी लाइब्रेरी में डिफेमेशन डिस्प्यूट्स के वे सारे रूल्स, तुम उन्हें इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? उन 2 वीकेंड्स में काफी अच्छे से पढ़ा था। सिविल लॉ रेगुलेशंस को पढ़ने के अलावा मैंने सहूलियत के लिए रेपुटेशन और पर्सनल राइट्स पर भी काफी कुछ पढ़ लिया था। ये सब मिलाकर काफी कुछ हो जाता है। सिया चिंगयुआन 3 सेकंड तक चुप रही और जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसा इमोशन था जिसे मैं कोई नाम नहीं दे पा रहा था। टांग चेन, तुम्हें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। तो फिर मुझे कहाँ होना चाहिए? उसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या लॉ पढ़ने का तुम्हारा कोई प्लान है? प्लान? अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला तो बताऊंगा। हम्फ, ये रही आपकी डिशेस, पिकल्ड कैबेज फिश और फार्म हाउस स्टीयर फ्राइड पोर्क। सीक्रेट्स रखने में ऐसा क्या महान काम है? आधे खाने के बाद मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। क्लासमेट सिया, मैंने लाइब्रेरी में इस एग्रीमेंट को ध्यान से नहीं देखा था। अब जब मेरे पास समय है मैं इसे दोबारा पढ़ रहा हूँ। अपोलॉजी और इमोशनल डिस्ट्रेस के कॉम्पनसेशन वाले शुरुआती कुछ क्लॉजेस बहुत प्रोफेशनली लिखे गए हैं। मुझे उनमें कोई बड़ी कमी नहीं मिल रही है। हाँ, लेकिन वहाँ एक क्लॉज है, बड़ी बहन के कर्जों की जिम्मेदारी बड़े भाई द्वारा उठाना। बहन के लिए भाई का आगे आना सुनने में तो काफी लॉयल लगता है, लेकिन इसे इस एग्रीमेंट में रखना असल में काफी अनरीजनेबल है। अगर मैं टैंग्यू की जगह जिम्मेदारी ले लूंगा तो उसे मेरी कवरिंग करने की आदत हो जाएगी। वह जो भी मुसीबत खड़ी करती है, अगर वह खुद उसका सामना नहीं करेगी तो वह कभी बड़ी नहीं हो पाएगी। वह उसकी मदद करना नहीं है, वह उसे बिगाड़ना है। तुम जो चाहो सोचो, तुम क्या देख रही हो? ये मामला यहीं खत्म होता है। अचानक मन क्यों बदल गया? ओह, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जब से मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे एहसास हो गया था कि ऐसा परफेक्ट चेहरा असल जिंदगी में भी एग्जिस्ट करता है। सच कहूं तो उस समय मैं गुस्से में भी नहीं थी। मैंने यह बेवकूफाना एग्रीमेंट सिर्फ इसीलिए लिखा था ताकि मुझे अगली बार उसे बाहर बुलाने का एक बहाना मिल सके। लेकिन अब मैं उससे इस बेवकूफाना चीज पर साइन कराने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। इंडोर लाइटिंग टेबल पर तिरछी पड़ रही थी जिससे एग्रीमेंट के फटे हुए टुकड़ों पर रोशनी चमक रही थी। मैंने 3 सेकंड तक उसे घूरा और मेरे दिमाग में एक नया काफी अलग आइडिया आया। टांग चेन, होश में आओ यार, कुछ बहुत बड़ा हो गया है। इसे देखो देखो। मैंने साफ तौर पर उस पिन की गई पोस्ट को देखने से पहले 3 सेकंड तक अपनी आंखें सिकोड़ी। टाइटल था, सोर डायमंड चेहरे को एक्सपोज करना, टांग चेन का एकेडमिक फ्रॉड, ट्यूटर्स को रिश्वत देना और बहन की अंडरएज डेटिंग हिस्ट्री का खुलासा। पोस्ट को काफी प्रोफेशनली लिखा गया था। उसमें इमेजेस, एक टाइमलाइन और चैट स्क्रीनशॉट्स थे। सब कुछ मौजूद था। इसमें दावा किया गया था कि फ्रेशमैन ईयर में मेरा प्रोविंशियल मैथ मॉडलिंग कंपटीशन का अवार्ड पैसों से खरीदा गया था। इसमें कहा गया, इस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि मेरी मॉम ने सोर्स लगाया था और उन्हें रिश्वत दी थी। इसमें दावा किया गया कि टैंग्यू के हाई स्कूल के 3 सालों में 4 बॉयफ्रेंड्स थे और यहाँ तक कि कुछ अनदेखी फोटोज भी अटैच की गई थी। आखिरी पैराग्राफ सबसे ज्यादा खतरनाक था। इस तरह का मैन्युफैक्चर्ड एकेडमिक फ्रॉड और उसकी अंडरएज डेटिंग करने वाली प्लेगर्ल बहन असल में अभी भी कैंपस में घूम घूम कर लोगों को स्कैम कर रहे हैं। हमारा सुझाव है कि स्कूल इस पर तुरंत इन्वेस्टिगेट करे और इसे हैंडल करे। यह पोस्ट रात 2:07 पर पब्लिश हुई थी। सुबह 4 बजे तक इस पर 1000 से ज्यादा शेयर्स आ चुके थे। भाई, क्या टैंग्यू की वह पिक्चर असली है? वह फेक है? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? उस फोटो में टैंग्यू ने हमारे हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। कॉलर पर जो स्ट्राइप है वह उस नए डिजाइन की है जिसे स्कूल ने पिछले साल बदला था जब वह हाई स्कूल में थी। वह स्ट्राइप अभी भी कफ्स पर थी। ओ तेरी भाई, तुम्हें यूनिफॉर्म की डिटेल्स भी याद है? प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक मैंने उसकी एक एक यूनिफॉर्म खुद धोई है। वाह, तुम जिस तरह एक भाई का फर्ज निभाते हो उसे देखकर मेरा मन करता है कि मैं दोबारा पैदा हूं सिर्फ तुम्हारा भाई बनने के लिए।
मेरे पास उसकी बातों का जवाब देने का फालतू वक्त नहीं था। मैं अपने कंप्यूटर के पास गया और बैठ गया। सुबह के 5 बज रहे थे। पोस्ट पब्लिश हुए ठीक 2 घंटे हो चुके थे। इसे हैंडल करना असल में उतना मुश्किल नहीं था। जिस अकाउंट से इसे पोस्ट किया गया था वह सिर्फ 12 घंटे पहले बनाया गया एक नया बर्नर अकाउंट था। हालांकि उसका आईपी बहुत प्रोफेशनली मास्क्ड था और 3 लेयर्स के प्रॉक्सी से होकर आ रहा था। एक आम इंसान इस तरह का डिस्गाइज देखकर बेसिकली हार मान जाता, लेकिन कैंपस नेटवर्क से बाहर जाने वाले किसी भी डेटा स्ट्रीम को आखिरकार एक असली फिजिकल एड्रेस पर वापस आना ही पड़ता है। एक लेयर पर मैंने ट्रैकिंग स्क्रिप्ट खोली। मैं इसे 3 साल से लिख रहा हूं और मैंने पोस्ट करने वाले अकाउंट की यूआईडी और लॉगिन आईपी रेंज को सीधे इसमें डाल दिया। स्क्रिप्ट लगभग 40 सेकंड तक चली और स्क्रीन पर डेटा की एक स्ट्रिंग पॉपअप हुई। आखिरी लाइन एक असली आईपी एड्रेस थी, लोकेशन थी, शहर के ईस्ट साइड में एक 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट कैफे। मैंने 3 सेकंड तक उस टेक्स्ट की लाइन को घूरा, फिर कोड की कुछ और लाइनें टाइप की, जिससे पिछले 72 घंटों में इस आईपी के तहत सभी एक्टिव अकाउंट्स की लिस्ट सामने आ गई। मैंने उन्हें स्कैन किया। 7 अकाउंट्स थे, जिनमें से 6 बॉट अकाउंट्स थे जो इसी तरह के स्मीयर आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि उनकी वर्डिंग के टेम्पलेट्स भी बिल्कुल सेम थे। 7वें अकाउंट का रजिस्टर्ड फोन नंबर 6371 पर खत्म हो रहा था। मैंने वीचैट खोला और वह कॉन्टैक्ट इन्फो निकाली जो सिया चिंग युआन ने मुझे कल दी थी। उसने एक नोट ऐड किया हुआ था, बस इस तरह के इंसान को ब्लॉक कर दो। मैं गुस्से के मारे हंस पड़ा। वाह यंग मास्टर फांग, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने बर्नर अकाउंट रजिस्टर करने के लिए अपने असली फोन नंबर का इस्तेमाल किया। अगर आप मेरे अप्रेंटिस होते तो मैं आपको उसी वक्त बाहर का रास्ता दिखा देता। वापस घर जाओ और अपना स्टील और सीमेंट का बिजनेस संभालो। मैं कोई जल्दबाजी में नहीं था। मैंने उन 6 बॉट अकाउंट्स की पोस्टिंग हिस्ट्री खोली, टाइम स्टैम्प्स को क्रॉस रेफरेंस किया और हर आर्टिकल के फॉरवर्डिंग लिंक्स को उनके पेमेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स के कुछ हिस्सों के साथ कैशे में सेव कर लिया। मैंने इन सबको सॉर्ट किया। ईस्ट साइड के उस इंटरनेट कैफे का मेंबरशिप सिस्टम बेहद पुराना था। लॉगिन रिकॉर्ड्स सीधे उनकी लोकल ड्राइव पर सेव हो रहे थे। पिछले 1 हफ्ते में वह वहां कुल 4 बार गया था। हर बार समय रात के 2 बजे का था। मैंने सारे डेटा को पैकेज और एनक्रिप्ट किया और इसके 3 बैकअप बना लिए। ये सब खत्म करने के बाद मैंने समय चेक किया। सुबह के 4:47। मैंने वीचैट खोला और चिंग युआन को एक मैसेज भेजा, तुम जाग रही हो? हाँ। तुम इस वक्त क्यों जाग रहे हो? बस अभी वह पोस्ट पढ़ना खत्म किया है। टांग चेन, मैंने उस पोस्ट को हैंडल करने के लिए पहले ही लोगों को लगा दिया है। उन 2 सेंटेंसेस को देखकर मेरे दिल की वह अजीब सी इरिटेशन अचानक गायब हो गई। तुम्हें इसे हैंडल करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद करूंगा। तुम इसे कैसे करने वाले हो? मैं मुस्कुराया और मैंने उस साफ सुथरे पैकेज डेटा की जिप फाइल को सीधे चैट बॉक्स में खींचकर उसे सेंड कर दिया। कल सुबह 10 बजे प्रिंसिपल के ऑफिस में। तुम आ रही हो या नहीं? मैं आ रही हूँ। मुझे क्या पहनना चाहिए? वाह क्लासमेट सिया, अभी हमने काम की बात शुरू भी नहीं की है और तुम्हें पहले ही कपड़ों की चिंता होने लगी। वही पहनो जो तुमने कल पहना था जब तुमने एग्रीमेंट फाड़ा था। आज हम प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर फांग मिंग को बीच से फाड़ने वाले हैं। ठीक है, तो तुम क्या पहन रहे हो? मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, मुड़ा और देखा कि लू मिंग अभी भी फटी आंखों से मुझे घूर रहा था। भाई अभी उन 10 मिनटों में, हाँ, क्या तुम वह स्क्रिप्ट मेरे लिए भी इंस्टॉल कर सकते हो? तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? मैं जानना चाहता हूँ कि बगल के डोर में कौन आधी रात को मेरी इंस्टेंट नूडल्स चुरा रहा है। मैं वापस बेड पर लेट गया और थोड़ा और सोना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में वही आवाज बार बार गूंज रही थी। मुझे क्या पहनना चाहिए? लाइब्रेरी की 3री मंजिल। मैं तुम्हारे लिए एक नया एग्रीमेंट ड्राफ्ट करूंगी। तुम क्या देख रही हो? ये मामला यहीं खत्म होता है। सुबह के 9:50। मैं एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर कॉरिडोर के कोने में खड़ा था। जब सिया चिंग युआन हॉल के दूसरे छोर से चलकर आई तो मैंने ऊपर देखा। तुम सच में वही सेम आउटफिट पहनकर आ गई। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? यह कंफर्टेबल है, सामान इसके अंदर है। सिया चिंग युआन ने 3 सेकंड तक उस मुड़े तुड़े पेपर बैग को घूरा, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिरकार उसने अपना मुंह बंद ही रखा। उसने अपना हाथ उठाया और हमारे सामने के डार्क ब्राउन दरवाजे पर नॉक किया। अंदर आ जाओ। प्रिंसिपल का सरनेम चेन था। वे अपने 50 के दशक में थे और उन्होंने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने हुए थे। वे इस समय डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर रिव्यू कर रहे थे। डेस्क के दूसरी तरफ 2 लोग पहले से ही बैठे थे, फांग मिंग और उसके पिता फांग होंगी। हा, चिंग युआन एंड मेरी नीस अंकल फांग। फांग होंगी के चेहरे की मुस्कान आधे सेकंड के लिए जम गई। और तुम यकीनन क्लासमेट टांग हो, सही कहा ना? जी हाँ। यंग मैन, आज हमने तुम्हें यहाँ जिस वजह से बुलाया है वह कल रात की उस ऑनलाइन पोस्ट के बारे में बात करने के लिए है। लिटिल टांग। चेयरमैन फांग ने पहले ही स्कूल के सामने इस सिचुएशन को प्रोएक्टिवली एक्सप्लेन कर दिया है। उन्होंने उस पोस्ट की जांच की है। वह फांग परिवार की कंपनी का एक इंटर्न था जो फांग मिंग की चापलूसी करना चाहता था और उसने इसे अपने दम पर पोस्ट कर दिया था। मामले को हैंडल कर लिया गया है।
चेयरमैन फांग इसके लिए कोरस्पॉन्डिंग जिम्मेदारी उठाने, चीजों को साफ करने के लिए एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करने और तुम्हारी रेपुटेशन को पहुंचे नुकसान के लिए कॉम्पनसेशन देने को भी तैयार हैं। मैंने फांग मिंग की तरफ देखा। वह यंग मास्टर अपनी बाहें सिकोड़े बैठा था और उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। ओनेल राइट, सब कुछ पहले से ही अरेंज कर लिया गया है। फांग परिवार सच में इस रूटीन में काफी माहिर है। प्रिंसिपल चेन, हाँ, क्या मैं 3 मिनट के लिए आपका कंप्यूटर बोरो कर सकता हूँ? प्रिंसिपल चेन थोड़े हैरान रह गए और उन्होंने अनजाने में अपना लैपटॉप मेरी तरफ खिसका दिया। फांग होंगी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। मैंने अपना लाया हुआ यूएसबी ड्राइव खोला, उसे प्लग इन किया और कमांड्स की कुछ लाइनें टाइप की। स्क्रीन पर एक साफ विंडो पॉपअप हुई। प्रिंसिपल चेन, चेयरमैन फांग। कल रात 2:07 पर पब्लिश हुई पोस्ट करने वाले अकाउंट की यूआईडी स्ट्रिंग है। इस अकाउंट का रजिस्ट्रेशन टाइम रात 1:48 था। रजिस्टर्ड फोन नंबर एनक्रिप्टेड था, लेकिन ओरिजिनल नंबर 6371 पर खत्म होता है। डेटा की दूसरी लाइन, पिछले 72 घंटों में इस अकाउंट ने ईस्ट साइड के शिंगवांग इंटरनेट कैफे की दूसरी मंजिल पर पीसी नंबर 7 से कुल 4 बार लॉगिन किया है। फंगमिंग का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। ये चारों लॉगिन टाइम्स उन 6 बोट अकाउंट्स के समय से पूरी तरह मैच करते हैं। उन्होंने कन्फेशन वॉल और 3 दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ये बदनाम करने वाले आर्टिकल्स पोस्ट किए थे। चेयरमैन फंग, आपने तो अभी कहा था कि आपकी कंपनी के एक इंटर्न ने इसे अपने आप पोस्ट किया था। लिटिल टैंग, जब टेक्निकल चीजों की बात आती है तो हम सिर्फ तुम्हारी एक तरफा बात पर भरोसा नहीं कर सकते। चेयरमैन फंग सही कह रहे हैं। इसीलिए मैंने बिल्कुल यही पूरा डेटा सेट स्कूल के नेटवर्क सेंटर को भेज दिया है। स्कूल के नेटवर्क सेंटर को इसकी रसीद भी मिल गई है। मुझे इसकी कंफर्मेशन अभी 10 मिनट पहले ही मिली है। लिटिल टैंग, तुम्हें यह डेटा कहाँ से मिला? मैंने इसे एक स्क्रिप्ट के जरिए निकाला है जो मैंने खुद लिखी है। तुमने कहा था कि तुम सीएस के सोफोमोर स्टूडेंट हो। हाँ, चेयरमैन फंग। प्रिंसिपल चेन, चेयरमैन फंग, टैंग चेन आज इस मामले में कोई क्रिमिनल चार्जेस लगाने का इरादा नहीं रखते हैं। हालांकि उस पोस्ट के वो हिस्से जिसमें मेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई हैं, खासकर वो पार्ट जिसमें दावा किया गया है कि टैंग चेन ने आगे बढ़ने के लिए कनेक्शंस का सहारा लिया, उस सेंटेंस का सीधा मतलब ये है कि मेरी शे फैमिली पर्दे के पीछे से उसे सपोर्ट कर रही है। आपको क्या लगता है जब मेरे पिता यह सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे? वो बाहरी लोग जो काफी समय से शे फैमिली की इक्विटी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, जब वो यह सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? वो बाहरी लोग जो सीए फैमिलीज पर नजरें गड़ाए हैं। ये फंग फैमिली के शेयर्स के बायबैक को लेकर वो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है जिसे मेरे पिता ने पिछले हफ्ते अपने लॉयर से तैयार करवाया था। ओरिजिनल प्राइस मार्केट वैल्यू का 60% थी। आज की डेट में इसे एडजस्ट करके 30% कर दिया गया है। चिंग युआन, ये अंकल फंग है। तुम वापस जाकर इस बारे में मेरे पिता से डिस्कस कर सकते हो। प्रिंसिपल चेन, आज आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। चलिए चलते हैं। टैंग चेन, हाँ, सच में तुम ही हो। मैं लिंच ही हूँ। 10 साल पहले मेरे डैड मुझे अक्सर तुम्हारे घर खेलने के लिए ले जाया करते थे। मुझे इस बारे में थोड़ा याद है। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी अभी यहाँ ट्रांसफर लिया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में फ्रेशमैन हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कोइंसिडेंस से हमारी मुलाकात हो जाएगी। क्या मैं तुम्हारा वीचैट ऐड कर सकती हूँ? इतना लंबा वक्त बीत गया है। मैं सच में तुम्हारे साथ पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। श्योर, फिर मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करूंगी। टैंग चेन, किसी और दिन साथ में मिलकर खाना खाते हैं, बस पुरानी बातें करने के लिए। ओह, लिंची, लिन ग्रुप के चेयरमैन लिन जेनिंग की बेटी। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लिंची, जिस तरह से वो तुम्हारे करीब आई, वो कुछ ज्यादा ही जानबूझकर किया गया लगा। तुम्हें लगता है कि उसका कोई छिपा हुआ मकसद है? जिस तरह से वो तुम्हें देख रही थी, ऐसा लगा कि वो तुम्हें प्रपोज करना चाहती है, लेकिन उसमें कुछ अजीब भी था। उसे दूर रहो, कम से कम तब तक जब तक मैं इन्वेस्टिगेट करके चीजें साफ नहीं कर लेती। टैंग चेन, हाँ, क्या तुम अपनी वो स्क्रिप्ट बेच रहे हो? नहीं। क्यों नहीं? मैंने वो स्क्रिप्ट अपने फ्रेशमैन ईयर के दौरान लिखी थी। तब से अब तक मैं इसे 137 बार रिवाइज कर चुका हूं। अगर मैं इसे तुम्हें बेच भी दूं तो तुम इसका करोगी क्या? एंटी फ्रॉड, एंटी बोटिंग, कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, मार्केट में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। मार्केट डिमांड वाकई बहुत बड़ी है और यही वजह है कि मैं इसे बेच नहीं सकता। क्लासमेट्स या अपने आप में वो स्क्रिप्ट ज्यादा से ज्यादा 2 लाख की है, लेकिन अगर हम इसे एक पूरे प्रोडक्ट स्वीट में बदल दें, इसे एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर करें, इसका फ्रंट एंड और बैक एंड तैयार करें और इसे कमर्शियल क्रेडिट डेटाबेस से जोड़ दें, तो इसकी वैल्यू 8 फिगर्स में हो सकती है। अच्छा, तो तुम इसे खुद करना चाहते हो? मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहता हूं जो मेरे साथ मिलकर इसे करे। कौन? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखा और उसे अपना जवाब दे दिया। मिडसमर की धूप जिनकगो के पत्तों की परतों से छनकर आ रही थी, जो पेड़ों से घिरे रास्ते पर टूटे हुए क्रिस्टल्स की तरह बिखरी हुई थी। घनी टहनियां और पत्ते धीरे से नीचे झुके हुए थे, जिसने उनकी आंखों के उस साफ शर्मीलेपन और धड़कते हुए दिलों को पूरी तरह से छुपा लिया था। टैंग चेन, तुम्हारी पूरी स्ट्रेटेजी में कल रात 2 बजे से आज सुबह 10 बजे तक टोटल 8 घंटे से भी कम का समय लगा। आईपी ढूंढना, एविडेंस इकट्ठा करना, प्रिंसिपल के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना,
मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना, नेटवर्क सेंटर में डेटा बैकअप करना और मुझसे बायबैक एग्रीमेंट निकलवाना। हर एक स्टेप बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर था। तुमने यह सब शुरू से ही प्लान कर रखा था, है ना? हाँ। तुम मेरे पास क्यों आए थे? क्योंकि जिस दिन तुमने उस एग्रीमेंट को फाड़ा था, मैंने तुम्हारे डेस्क पर कोन ऑपरेशन एग्रीमेंट का कवर देखा था। हैंगोसाई कॉर्पोरेशन लीगल डिपार्टमेंट इंटर्नशिप मैनुअल। इस समर तुमने अपने फादर की कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में कंप्लायंस रिव्यूज का इंटर्नशिप किया था। स्कूल वापस आने के बाद तुमने अकेले ही कैंपस के पास की 2 छोटी कंपनियों और अपने कंसल्टिंग ऑफिशियल अकाउंट के लिए कंप्लायंस का काम संभाला। लेटेस्ट पोस्ट 4 सितंबर को पब्लिश हुई थी। उसका टाइटल था कैंपस के आसपास के छोटे और माइक्रो बिजनेसेस के लिए 10 कॉमन कंप्लायंस माइंस। उस पर 2300 व्यूज थे। कमेंट सेक्शन में एक टॉप कमेंट था, सीनियर साई अपनी खुद की कंपनी कब शुरू कर रही है? मैं अपना पैसा लगाने वाला पहला इंसान होऊंगा। तुम्हें मेरे अकाउंट के व्यू काउंट के बारे में कैसे पता चला? मैंने इसे सर्च किया था। मैं एक कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, एंटी फ्रॉड और एंटी इंटरनेट वाटर आर्मीज। मैं कमर्शियल एंटी इशिंग टेक प्रोवाइड करूंगा। शुरुआती इन्वेस्टमेंट, लीगल फ्रेमवर्क, कंप्लायंस रिव्यूज और एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हम प्रॉफिट को 50-50 में बांट लेंगे। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। अगले 1 हफ्ते में लिंची के साथ मेरी अचानक होने वाली मुलाकातें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें अमेरिकनो पसंद है। टीचिंग बिल्डिंग के नीचे हम दोनों हमेशा अचानक एक दूसरे से टकरा जाते थे। मैं भी इत्तेफाक से उसी तरफ जा रही हूँ। चलो साथ में चलते हैं। सीनियर जूनियर लेन आपके लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने तो आज मुझसे यह भी पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है। ब्रदर टैंग, आपकी किस्मत का क्या लेवल है? आपने अभी तक बड़ी मिस 6 को भी नहीं मनाया है और अब आपके पीछे एक और अमीर पड़ोसी लड़की पड़ी हुई है। हाँ, लेकिन सच कहूं तो लिंची का लोगों से बात करने का तरीका ऐसा है कि उससे नफरत करना मुश्किल है। वो न तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखती है और न ही बहुत ठंडी और दूर दूर रहती है। वो हमेशा एक सही डिस्टेंस बनाकर रखती है। इससे आपको लगता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है बिना किसी प्रेशर के। लेकिन मुझे फिर भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। टैंग चेन, तुम क्या सर्च कर रहे हो? मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। स्क्रीन पर कॉर्पोरेट ऑडिटिंग प्रोसेस के बारे में एक पेपर था। बस एक पेपर के लिए कुछ देख रहा था। क्या कोइंसिडेंस है? मेरे फादर की कंपनी का अक्सर ऑडिट होता रहता है। मैं वास्तव में इस सब के बारे में काफी कुछ जानती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद हैंडल कर सकता हूं। वैसे टैंग चेन, क्या तुम्हें याद है जब मैं पहले तुम्हारे घर आई थी? तुम्हारे फादर उस समय बहुत बिजी रहते थे। वो हमेशा अपनी स्टडी में देर रात तक काम करते थे। मुझे कुछ याद है। मुझे याद है कि वो एक ऑडिटर के रूप में काम करते थे, सही ना? वो एक ऑडिटर थे। मैं हमेशा तुम्हें बताने का मौका ढूंढ रही थी। तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट से पहले मेरे फादर की कंपनी का एक ऑडिट चल रहा था। मैंने सुना था कि वो प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तुम्हारे फादर ने उसके लिए कई रातें जागकर काम किया था। और एक्सीडेंट वाले दिन मैंने सुना था कि तुम्हारे फादर ने फिर से देर रात तक काम किया था। मैं हमेशा परेशान रहती थी। क्या आपको लगता है कि मेरे फादर की कंपनी के प्रोजेक्ट की वजह से आपके फादर बहुत ज्यादा थक गए थे और उनका मेंटल स्टेट खराब हो गया था, जिसकी वजह से अगर आप सच में ऐसा सोचते हैं तो लिन ग्रुप ने इनडायरेक्टली आपके फादर के कार एक्सीडेंट का कारण बना था। वो पानी टटोल रही थी, ये टेस्ट कर रही थी कि क्या मुझे पता है कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था। लिन फैमिली के प्रति मेरा एटीट्यूड टेस्ट कर रही थी। यहाँ तक कि यह भी देख रही थी कि क्या मेरे हाथ में कोई एविडेंस है। लिंची, मैं तुम्हारी फैमिली को दोष नहीं देता। सच में बहुत लंबा समय बीत चुका है। बीती बात को आई गई बात समझो। ये तो बड़ी राहत की बात है। मैं हमेशा डरती थी कि तुम। टैंग चेन, ऐसा सोचने के लिए थैंक यू। तो अब हम फ्रेंड्स हैं ना? हाँ, फ्रेंड्स। उसके जाने के बाद मैंने अपना फोन खोला और चेचिंग युआन को एक मैसेज भेजा। वो डेफिनेटली सस्पिशियस एक्ट कर रही है। तुमने उसे क्या जवाब दिया? मैंने उससे कहा कि मैं उन्हें दोष नहीं देता और बीती बात को आई गई बात समझो। तुम झूठ बोलने में काफी कन्विंसिंग हो। तुमसे ही सीखा है भाई। क्या हुआ भाई? मैं अपने पुराने घर के स्टोरेज कैबिनेट के पास था। मैं बस मम्मी के छोड़े हुए उस फोटो एल्बम को लेने गया था और मुझे एक यूएसबी ड्राइव मिली। कौन सी यूएसबी ड्राइव? इस पर मम्मी की हैंड राइटिंग है। इस पर लिखा है फॉर HN एंड UU। जब तुम बड़े हो जाओ तब इसे खोलना। भाई, मैंने बस इसे कंप्यूटर में प्लग करके देखने की कोशिश की और एक पासवर्ड प्रॉम्प्ट पॉपअप हो गया। वहां एक लाइन और लिखी थी, 3 इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट। UU, उसे हाथ मत लगाना, मैं अब भी आता हूं। जैसे ही मैं कैंपस के गेट से बाहर निकल रहा था, मेरी मुलाकात चेचिंग युआन से हो गई। उसने देखा कि मैं जल्दी में हूं, इसलिए उसने मुझे वहां छोड़ने का फैसला किया। अंदर आओ, मैं तुम्हें राइड दे देती हूँ। ड्राइवर की सीट पर एक मिडिल एज्ड आदमी ब्लैक सूट में था। मिस अंकल लिन, शहर के साउथ में जो पुराना रेजिडेंशियल एरिया है वहां चलिए, मैं आपको नेविगेशन सेंड कर देती हूँ। तुम्हारे पास पर्सनल ड्राइवर है? हाँ, तो जब तुम क्लासेस के लिए स्कूल आती हो तो वो भी साथ आता है। वो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कैंपस के गेट के बाहर कॉफी शॉप में बैठता है। टैंग चेन, तुम्हारे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट वो 7 साल पहले हुआ था।
टैंग्यू और मैं उस साल मिडिल स्कूल में थे। खिड़की के बाहर साइकेमूर के पेड़ एक एक करके धुंधले होते जा रहे थे। छेचिंग युआन ने आगे कोई सवाल नहीं किया। उसने बस खिड़की पर अपनी कोहनी टिकाई और पीछे छूटते जा रहे स्ट्रीट व्यू को देखने लगी। 20 मिनट बाद कार शहर के साउथ में पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के सामने रुकी। भाई तुम ये अंदर है। सिस्टर इन लॉ। मुझे सिस्टर कहो। ओह हेलो सिस्टर। हाँ। पुराने घर में कपूर की हल्की सी खुशबू आ रही थी। वो मम्मी की फेवरेट खुशबू थी। लिविंग रूम की कॉफी टेबल पर एक डार्क ब्राउन वुडन बॉक्स रखा था। ढक्कन खुला हुआ था। अंदर बस वो एक अकेली सिंगल यूएसबी ड्राइव थी। फॉर ए चेन एंड यू जब तुम बड़े हो जाओ तब इसे खोलना। भाई ये रहा लैपटॉप। मैंने यूएसबी ड्राइव को प्लग इन किया। स्क्रीन पर एक पासवर्ड प्रॉम्प्ट पॉपअप हुआ। ब्लू बैकग्राउंड पर व्हाइट टेक्स्ट। इस पर लिखा था प्लीज एंटर पासवर्ड। 3 अटेम्प्ट्स बचे हैं। 3 इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट। ये एनक्रिप्शन फॉर्मेट किस साल का है? ड्राइवर प्रोटोकॉल को देखकर लगता है कि 2014 के आसपास का है। मम्मी उस समय अपनी कंपनी की सीएफओ थी। ये शायद कंपनी द्वारा इशू की गई एक कस्टम ड्राइव है। क्या सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्लॉज सच है? ये हार्डवेयर ट्रिगर्ड है। इसका ओएस से कोई लेना देना नहीं है। फिर तो हमारे पास सच में सिर्फ 3 ट्राइज हैं। भाई क्या हमें किसी प्रोफेशनल को ढूंढना चाहिए? इससे कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह की ड्राइव का सिर्फ एक ही लॉजिक पाथ होता है। 3 गलत पासवर्ड और मदरबोर्ड पर एक छोटा सर्किट जल जाता है। एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट चिप। इसे डिसेमेंटल करने, सीधे रीड करने या बाईपास करने की कोई भी कोशिश बिल्कुल इसी मैकेनिज्म को ट्रिगर कर देगी। तो फिर हम इसका अंदाजा कैसे लगाएं? मैं पासवर्ड प्रॉम्प्ट को घूरता रहा। मेरे हाथ जम गए थे। छेचिंग युआन मेरे पीछे खड़ी थी, बस चुपचाप इंतजार कर रही थी। उस समय जब भी मम्मी अपने कैबिनेट्स को लॉक करती थी, उनका पहला पासवर्ड हमेशा उनका बर्थडे होता था। 0317। सही सही सही, ये उनका बर्थडे है। इनकरेक्ट पासवर्ड। टैंग्यू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। और ये इम्पॉसिबल है भाई। मम्मी ने अपने कई पासवर्ड्स के लिए इसका यूज किया था। उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था जब तुम बड़े हो जाओ तब इसे खोलना। इस ड्राइव में जो कुछ भी छिपा है उसके लिए वो अपना एवरीडे पासवर्ड यूज नहीं करेंगी। वो चाहती थी कि तुम इसका अंदाजा लगाओ। हाँ, तो ये पासवर्ड कुछ ऐसा हो सकता है जिसे वो चाहती थी कि तुम याद रखो। मम्मी को गार्डेनिया के फूल बहुत पसंद थे। वे हर मई में बालकनी पर खिलते थे। उनका गाने के लिए फेवरेट सॉन्ग दोज फ्लावर्स था। हर साल अपने बर्थडे पर वो हमारे 4 लोगों के परिवार के सेफ और साउंड रहने की सिर्फ एक ही विश मांगती थी। मैंने अपनी आंखें खोली और नंबर्स की एक स्ट्रिंग टाइप की। 0512। वो दिन जब गार्डेनिया के फूल पहली बार खिले थे। इनकरेक्ट पासवर्ड। भाई अब और ट्राई मत करो। चलो इसे जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। छेचिंग युआन नीचे झुकी। उसने टैंग्यू को उठाया और उसे सोफे पर बैठने के लिए गाइड किया। फिर वो वापस मेरे पीछे आ गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस धीरे से अपना हाथ मेरे टेंस शोल्डर पर रख दिया। उसका हाथ हल्का और कूल था, लेकिन उस मोमेंट में मेरे दिमाग का जो तार टूटने वाला था वो किसी तरह खुद ही स्टेबल हो गया। टैंग चेन। हाँ, कुछ ऐसा जिसे वो चाहती थी कि तुम याद रखो। शायद वो कोई स्पेसिफिक दिन था, वो दिन जब वो सबसे ज्यादा खुश महसूस करती थी। मुझे अब याद आया, ये वो दिन था जब टैंग्यू और मेरा जन्म हुआ था। हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड कार्ड पर मम्मी ने रेड पेन से कोने में एक छोटी सी लाइन लिखी थी, आज मेरी लाइफ का सबसे खुशनुमा दिन है। वो मेडिकल कार्ड अभी भी मम्मी के बेडरूम के दराज में सबसे नीचे दबा हुआ है। वो दिन जब उन्होंने टैंग्यू और मुझे जन्म दिया था, 19 सितंबर 2002। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर रखा, 0919 टाइप किया और एंटर दबाया। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ब्लैक हो गई। फिर एक फोल्डर पॉपअप हुआ। अंदर एक सिंगल वीडियो फाइल थी। फाइल का नाम सिर्फ 4 शब्द था, फॉर ए चैन एंड यू। ए चैन एंड यू। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। मम्मी जानती हैं कि तुम हमेशा सोचते थे कि तुम्हारे फादर का कार एक्सीडेंट बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन ऐसा नहीं था। यह लिन फैमिली थी, यह लिन जेनिंग था। तुम्हारे फादर उस समय लिन ग्रुप के अकाउंट्स के ऑडिटिंग के इंचार्ज थे। उन्होंने 370 मिलियन का फंडिंग गैप उजागर किया था। वो पैसा लिन रियल एस्टेट के प्रीसेल एस्क्रो अकाउंट से ट्रांसफर किया गया था, 7 शेल कंपनी से होकर गुजरा था और फाइनली लिन जेनिंग के प्राइवेटली कंट्रोल्ड ऑन ऑफशोर फंड में पहुंचा था। तुम्हारे फादर ने एविडेंस कंपाइल किया था और जिस रात वो इसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट करने वाले थे, उसके ठीक पहले वो कार एक्सीडेंट हो गया। एचएन। मम्मी जानती हैं कि तुम स्मार्ट हो, तुम बचपन से ही दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा दूर की सोचते हो, लेकिन मम्मी तुमसे भीख मांगती हैं। इंपल्सिव मत होना। लिन जेनिंग पिछले 20 सालों से इस शहर में ऑपरेट कर रहा है। उसके पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों में कनेक्शंस हैं। तुम्हारे फादर के पास उस समय जो भी एविडेंस थे वो एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह से गायब हो गए। मम्मी पिछले कुछ सालों से इसे सीक्रेटली फिर से इकट्ठा कर रही है। इस यूएसबी ड्राइव में इस वीडियो के अलावा एक फोल्डर है। अंदर वो सब कुछ है जो मम्मी अपने हाथ लगाने में कामयाब रही, लेकिन मम्मी जानती हैं कि यह अभी भी काफी नहीं है। इसमें सबसे क्रूशियल लिंक मिसिंग है, उन 7 शेल कंपनीज के एक्चुअल कंट्रोलर की इंफॉर्मेशन और ओरिजिनल ट्रांसफर वाउचर्स। मम्मी उन्हें नहीं ढूंढ सकी, इसलिए मम्मी यह टास्क तुम्हारे लिए छोड़ रही है।
एचएन, अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो तो डैड और मम्मी की इस काम को पूरा करने में हेल्प करना। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि ये बहुत डिफिकल्ट या बहुत डेंजरस है तो इस यूएसबी ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देना। मम्मी तुम्हें दोष नहीं देंगी। मम्मी सिर्फ यही उम्मीद करती हैं कि तुम और टेंग यू सेफ और साउंड रहो। चिंग युआन का हाथ अभी भी मेरे शोल्डर पर था, उसने इसे हटाया नहीं था। मैं उसकी उंगलियों के हल्के से दबाव को महसूस कर सकता था, जैसे वो चेक कर रही हो कि मैं अभी भी खुद को संभाले हुए हूं या नहीं। मैं खुद को संभाले हुए था। मैंने यूएसबी ड्राइव में दूसरा फोल्डर क्लिक करके खोला। अंदर 47 फाइल्स थीं, स्कैन डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, स्क्रीनशॉट्स, ईमेल कोरेस्पोंडेंस रिकॉर्ड्स, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन चेंज इन्फो और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। मैंने सभी फाइल्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने में लगभग 5 मिनट बिताए, फिर लैपटॉप बंद कर दिया। भाई यह कौन है? लिन जेनिंग। लिन ग्रुप शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर। उनके अंडर में 4 लिस्टेड सब्सिडरीज हैं। पिछले साल का रेवेन्यू 20 बिलियन को पार कर गया था। चेयरमैन लिन जेनिंग म्यूनिसिपल सीपीसीसी के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हैं। वे लगातार 8 सालों से शहर के टॉप 3 टैक्स पेयर्स में शामिल हैं। तो फिर हम क्या करें? हम वापस स्कूल चलते हैं भाई, हम वापस स्कूल चलते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम आज सॉल्व कर सकें। टैंग चेन, हाँ लिन जेनिंग। ये सोचना कि वास्तव में वही था। मेरे फादर रियल एस्टेट सर्कल में हैं और प्रोजेक्ट्स के दौरान 2 बार लिन ग्रुप के साथ उनका पार्ट क्रॉस हुआ है। आखिरी बार उनका इंटरेक्शन 3 साल पहले एक ओल्ड सिटी रेनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए जॉइंट बिड के दौरान हुआ था। एंड में वो प्रोजेक्ट लिन ग्रुप को दे दिया गया था। मेरे फादर ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आने के बाद उन्होंने अपने डेस्क से लिन जेनिंग का बिजनेस कार्ड लिया और उसे श्रेडर में डाल दिया। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह लिन जेनिंग ऐसा इंसान नहीं है जिसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन छू भी सके। मुझे पता है तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने नीचे अपने हाथ की तरफ देखा जिसमें मैंने यूएसबी ड्राइव को कसकर पकड़ा हुआ था। मम्मी द्वारा छोड़ी गई वो 47 फाइल्स। मैंने बस उन्हें सरसरी तौर पर देखा है। उनमें से ज्यादातर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। बैंक स्टेटमेंट्स, कॉर्पोरेट चेंज रिकॉर्ड्स, ईमेल स्क्रीनशॉट्स। अगर हम इन्हें ओपन में लाते हैं तो ये सिर्फ यही प्रूव कर सकते हैं कि फंड्स का फ्लो एबनॉर्मल था। इन्हें सीधे लिन जेनिंग की तरफ पॉइंट करने का कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे क्रूशियल लिंक मिसिंग है, उन 7 शेल कंपनीज के एक्चुअल कंट्रोलर की इंफॉर्मेशन और ओरिजिनल ट्रांसफर वाउचर्स। इन 2 चीजों को 7 साल बीत चुके हैं। वे या तो बर्बाद कर दिए गए हैं या फिर कहीं ऐसी जगह छुपे हैं जहां मैं अभी पहुंच नहीं सकता। शेल कंपनियों के असली कंट्रोलर की जानकारी। अगर आप सरकारी रास्तों से कॉर्पोरेट आर्काइव्स चेक करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस लेवल की ऑफशोर स्ट्रक्चरिंग के लिए घरेलू कॉर्पोरेट सिस्टम सिर्फ नॉमिनीज को रजिस्टर करते हैं। असली रूप से कंपनियों को कंट्रोल करने वाले लोगों की जानकारी ओवरसीज रजिस्ट्री के आर्काइव्स में छुपी होती है। तो फिर तुम इसे ढूंढने का क्या प्लान बना रहे हो? तुमने मुझसे पहले पूछा था कि क्या मैं वो स्क्रिप्ट बेच रहा हूं। हाँ, मेरी स्क्रिप्ट की कोर कैपेबिलिटी डेटा ट्रैकिंग है। इंटरनेट वॉटर आर्मी के आईपी पोस्टिंग रिकॉर्ड को स्क्रैप करना तो इसका सबसे ऊपरी इस्तेमाल है। इसका असली कोर मॉड्यूल मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया है। ये नेटवर्क कैमोफ्लेज की कई परतों को भेद सकता है और डेटा पैकेट की विशेषताओं और ट्रांसमिशन ट्रेजेक्टरी के दम पर उस असली डिवाइस को पिन पॉइंट कर सकता है जो इन सब के पीछे है। तुम्हारा मतलब है कि लिन ग्रुप की वो 7 शेल कंपनियां, भले ही वे ओवरसीज रजिस्टर्ड हों, उनके रोजमर्रा के ऑपरेशंस में मुख्य भूमि के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन शामिल होना तय है। जब तक उनके और लिन ग्रुप के बीच एक भी डेटा लिंक है, चाहे वह सिर्फ एक ईमेल हो, एक ट्रांसफर डायरेक्टिव हो या एक एनक्रिप्टेड मैसेज हो, मैं उस धागे को पकड़कर परतों के पीछे छुपे असली कंट्रोलर को उजाले में खींच सकता हूँ। सिया चिंग युआन ने मेरी तरफ देखा और काफी देर तक चुप रही। लिविंग रूम में बहुत शांति थी। टैंग यू ने अब रोना बंद कर दिया था। आखिरकार सिया चिंग युआन बोली, टैंगचन, हाँ, तुमने पहले जिस कंपनी का जिक्र किया था, एंटी फ्रॉड, एंटी वाटर आर्मी, कमर्शियल एंटी फिशिंग, मैं उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ। शर्तें? शर्त यह है कि जब वह दिन आएगा जब तुम लिंजंग तिंग के खिलाफ अपना कदम उठाने के लिए तैयार होगे तो सारे लीगल मैटर्स पूरी तरह से मेरे द्वारा हैंडल किए जाएंगे। डील। कॉलेज वापस जाते समय टेंग यू काफी देर तक रोती रही और फिर पिछली सीट पर सहारा लेकर सो गई। सिया चिंग युआन मेरे बगल में बैठी थी। उसकी गोद में एक लेदर बाउंड नोटबुक खुली हुई थी। मैंने अपना सिर घुमाया और उस पर एक नजर डाली। पेज के सबसे ऊपर 5 शब्द बड़े अक्षरों में लिखे थे, चिमिंग टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब है? कंपनी का नाम। ये बुक ऑफ ओड्स से लिया गया है। माइनर ओड्स, पूर्व में चिमिंग है, पश्चिम में चेंजिंग है। चाइमिंग स्टार सुबह का तारा है, लंबी रात खत्म होने और भोर होने से ठीक पहले चमकने वाला पहला तारा। एक विद्वान का रोमांस। मुझ जैसा स्टेम गाय भी इसकी तारीफ कर सकता है। तुम्हें ये पसंद नहीं आया, मुझे पसंद आया। फिर तुम्हारे चेहरे पर यह कैसा एक्सप्रेशन है? मुझे बस अपनी माँ का पसंदीदा गाना याद आ गया जब वह जिंदा थी। उसमें एक लाइन थी, भोर होने से पहले अलविदा कहो। सिया चिंग युआन की पेन की नोक अचानक रुक गई। वह एक पल के लिए शांत रही,
फिर उसने अपना सिर झुकाया और चाइमिंग टेक्नोलॉजी के नीचे एक छोटी सी लाइन और जोड़ दी। भोर की धुंधली रोशनी में कभी देरी नहीं होती और वह कभी गायब नहीं होती। शाम के ठीक 4 बजे गाड़ी स्कूल के गेट पर आसानी से आकर रुक गई। मैं पहले नींद से भरी आंखों वाली टैंग्यू को लड़कियों के हॉस्टल बिल्डिंग के नीचे ले गया। जागने के बाद भी वह मुझसे लिपटी रही और मुझे जाने नहीं दे रही थी। आखिरकार हॉस्टल की आंटी को बीच में आकर उसे समझा बुझाकर हॉस्टल के अंदर ले जाना पड़ा। सिया चिंगयून और मैं कैंपस के रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। अचानक आगे एक हंगामा शुरू हो गया। चौराहे पर छात्रों की भीड़ जमा थी। भीड़ के बीच में एक लड़की खड़ी थी। वह लिंची थी। मैंने कहा ना कि यह कुल मिलाकर 200 से थोड़ा ज्यादा है। मैं एक भी पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। मिस, जब आपने ऑर्डर दिया था तो हम साफ तौर पर 1000 की कुल रकम पर सहमत हुए थे। ये रद्दी फूल 1000 के लायक हैं। मुझे अब ये नहीं चाहिए। तुम्हें 200 देना ही बहुत ज्यादा है। अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं अपने पिता से कहकर एक फोन करवा दूंगी और तुम्हारे पूरे डिलीवरी स्टेशन को इस महीने एक भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। मैं अपने कदम रोक कर खड़ा हो गया। ये घमंडी और दबंग लिंची उस सौम्य और विनम्र लड़की से बिल्कुल अलग थी जो पहले मेरे पास आई थी। ये दिन और रात जैसा अंतर था। ऐसा लगता है कि यही उसका असली चेहरा है। मैं सीधा भीड़ में चला गया। टैंग चेन, लिंची ऑर्डर नंबर वही है। प्लेटफॉर्म के बैकएंड पर एक त्वरित जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट सिस्टम द्वारा तय की जाती है। वह एक सिस्टम एरर था। लिंची, एक बार जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सबमिट हो जाता है तो एग्रीमेंट लागू हो जाता है। आप अपनी मर्जी से इसे एक तरफा नहीं बदल सकती। टैंग चेन, क्या तुम मेरे मामले में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारी बातों में टांग नहीं अड़ा रहा हूं। तुमने अभी अभी अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके पूरे डिलीवरी स्टेशन को दबाने की धमकी दी है। किसी के नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को इस तरह धमकाना लीगल रेड लाइन को पार कर चुका है। अगर वे वाकई इस मामले को आगे बढ़ाते हैं तो इससे तुम्हारे पिता या पूरे लिन परिवार का कोई भला नहीं होगा। चाइमिंग टेक्नोलॉजी अगले हफ्ते से ऑफिशियली काम शुरू कर रही है। अगर ये मामला 24 घंटे के भीतर आपको एक लिखित माफीनामे और पूरे पेमेंट के सेटलमेंट के साथ हल नहीं होता है तो इस नंबर पर कॉल करें। हम इसे आपके लिए मुफ्त में हैंडल करेंगे। टैंगचेन, ज्यादा हवा में मत उड़ो। एक बार जब मेरे पिता को इस बारे में पता चलेगा तो तुम्हें एहसास होगा कि इस स्कूल में असली बॉस कौन है। मुझ पर एक एहसान करना और लिन जेंग टिंग तक मेरा एक मैसेज पहुंचा देना। उनसे कहना कि मैं 7 साल से इंतजार कर रहा हूं। लिंची अनजाने में आधा कदम पीछे हट गई। अजीब तरीके से भीड़ से बाहर निकली और तेजी से चली गई। तुम जानबूझकर सांप को बिल से बाहर निकाल रहे हो। हाँ, लिन जांग टिंग को निश्चित रूप से एहसास हो जाएगा कि उस घटना के सुराग अभी भी बाहर मौजूद हैं। जब तक वह कोई कदम उठाएगा मैं उसके द्वारा छोड़ी गई खामियों का पीछा कर सकता हूं और उन 7 शेल कंपनियों को एक एक करके बाहर खींच सकता हूं। चाइमिंग टेक्नोलॉजी का रजिस्ट्रेशन कल पूरा हो जाएगा। हम तुरंत अपना ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। उस रात हॉस्टल में लाइट बंद होने से पहले मैंने व्यवस्थित रूप से 3 काम पूरे किए। पहला, मैंने माँ द्वारा छोड़ी गई यूएसबी ड्राइव की सभी 47 फाइलों को एक पुराने लैपटॉप में कॉपी कर लिया जो इंटरनेट से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड था। मैंने असली यूएसबी ड्राइव को एक एंटी मैग्नेटिक स्टोरेज बैग में रखा और चुपचाप उसे अपने गद्दे के नीचे खिसका दिया। भाई, तुम क्या अच्छी चीज छुपा रहे हो? कुछ ऐसा जो यह गारंटी देगा कि तुम आसानी से ग्रेजुएट हो जाओ। मैंने कुछ नहीं देखा, अच्छा बच्चा। दूसरा, मैंने कैंपस नेटवर्क से अपने सभी इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल और मैसेजिंग ऐप्स को अनलिंक कर दिया। मैंने अपनी डेली बिहेवियर को सिमुलेट करने के लिए ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स का एक पूरा सेट तैयार किया। शेड्यूल के मुताबिक सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लाइक और इंटरैक्ट करना, यहाँ तक कि सुबह के शुरुआती घंटों में वीडियो साइट्स ब्राउज करने की मेरी आदत को भी पूरी तरह से सिमुलेट किया गया ताकि मेरे असली निशानों को छुपाया जा सके। तीसरा, अपने मुख्य वर्क कंप्यूटर पर मैंने जानबूझकर एक सुरक्षित दिखने वाला फोल्डर बनाया जिसका नाम लिन ग्रुप 2017 ओरिजिनल ऑडिट आर्काइव्स रखा। उस फोल्डर के अंदर 47 पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स थे। हर एक डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही सेंटेंस था, वेलकम। रात के 2:47 पर डेस्क के कोने पर साल भर बैकग्राउंड सर्विलांस चलाने वाले बैकअप कंप्यूटर पर अचानक एक अलर्ट पॉपअप हुआ। टारगेट फोल्डर एक्सेस करने की कोशिश ट्रिगर हुई। एक्सेस सोर्स आईपी, ओवरसीज मल्टीलेयर प्रॉक्सी राउटिंग। मैं सीधा बैठ गया, अपने हेडफोन लगाए और अपनी आंखें स्क्रीन पर टिका दी। घुसपैठिए का आईपी दुनिया भर के कई रीजन्स में बाउंस कर रहा था जो कई परतों के छलावे में छिपा था। सामान्य ट्रैकिंग तरीके दूसरी परत तक पहुंचते पहुंचते रास्ता पूरी तरह खो देते। मैंने टारगेट को इंटरसेप्ट नहीं किया। मैंने उन्हें ऊपरी छलावे को तोड़ने दिया और फोल्डर में एंटर करने दिया और उन्हें उन 47 एक जैसे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करते हुए देखा। हर डाउनलोड रिक्वेस्ट के साथ ये चुपचाप एक साइलेंट बीकन कोड इम्प्लांट कर रहा था जो मैंने लिखा था। ये कोड डेटा चोरी नहीं करेगा, डिवाइस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पकड़ा भी नहीं जाएगा। इसका एकमात्र उद्देश्य हर 60 सेकंड में मेरे सर्वर पर करंट डिवाइस का टाइम स्ट्रिंग भेजना था। एक अकेला टाइम स्टैम्प बेकार था, लेकिन अगर 7 अलग अलग डिवाइसेस लगातार एक ही समय वापस भेजते तो मैं निश्चित हो सकता था कि वे एक ही कोड टाइम सर्वर को शेयर करते हैं।
और यह सर्वर देश में 7 शेल कंपनियों का सेंट्रल फंड डिस्पैच हब था। एक बार जब 47 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो गए तो घुसपैठिया सफाई से डिस्कनेक्ट हो गया, बिना कोई निशान छोड़े पीछे हट गया। मैंने चुपचाप इंतजार किया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पर ठीक समय पर 7 इंडिपेंडेंट सिग्नल्स वापस ट्रांसमिट हुए जो 7 अलग अलग टर्मिनल डिवाइसेस से जुड़े थे। मैंने सिग्नल कोऑर्डिनेट्स ली और उन्हें डिजिटल मैप पर एक एक करके मार्क किया। आखिरी कोऑर्डिनेट इस शहर के जियांगबे डिस्ट्रिक्ट में लिन ग्रुप हेडक्वार्टर बिल्डिंग की 37वीं मंजिल पर जाकर रुका। मैंने एक गहरी सांस ली, सभी आईपी एड्रेसेस और ट्रांसमिशन फिंगरप्रिंट्स को पैक किया और उन्हें एनक्रिप्ट कर दिया। जिप फाइल का नाम चाइमिंग 00 एक ओरिजिनल एविडेंस चेन रखा। मैंने वीचैट खोला और चिंग युआन के लिए एक मैसेज छोड़ा। कितने शिकार फंसे? 7। तांग चेन। मेरे पिता भी पूरी रात जागे रहे। क्या लिन जेंगटिंग ने उनसे कांटेक्ट किया? हाँ, लिन ने व्यक्तिगत रूप से मेरे पिता को टटोलने के लिए फोन किया, ये पूछते हुए कि वह हमें इतना करीब क्यों आने दे रहे हैं। अंकल सी ने क्या जवाब दिया? बस कुछ ही शब्द, मेरी बेटी का बिजनेस मेरा मामला नहीं है। फोन काटने से पहले मेरे पिता ने एक और बात जोड़ी, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इसे अपना मामला बना लूंगा। अंकल सी को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, खुद ही उन्हें थैंक यू कह देना। अगले बुधवार की रात को मेरे पिता एक डिनर होस्ट कर रहे हैं और उन्होंने तुम्हें आने का इन्विटेशन दिया है। अगला बुधवार ही क्यों? अगले मंगलवार को मेरे पिता की लीगल टीम लिन जंग तिंग को फाइनल इक्विटी रिपर्चेज एग्रीमेंट सौंपेगी। एग्रीमेंट के मुताबिक फेंग परिवार के पास मौजूद लिन ग्रुप के शेयर्स को मार्केट प्राइस के 50% पर खरीदा जाएगा। इस एग्रीमेंट पर अगर वह चाहे तो भी उसे साइन करना होगा और न चाहे तो भी साइन करना होगा। एक बार जब वह इस पर साइन कर देगा तो लिन ग्रुप का कैश फ्लो तुरंत आधा रह जाएगा। बाकी का रायता समेटने का काम मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ती हूँ। हॉस्टल का कमरा पूरी तरह से शांत था, सिवाय लू मिंग के खर्राटों की आवाज के। धुंधली चांदनी पर्दे के गैप से कमरे में आ रही थी, जो डेस्क के कोने पर रखी पुरानी फैमिली फोटो पर पड़ रही थी। मेरी माँ की आंखें सौम्य थीं, उनकी मुस्कान शांत थी, जो उस वीडियो के आखिरी फ्रेम की तरह लग रही थी। माँ, पापा, अब समय आ गया है। बुधवार की रात मैंने वह कस्टम ब्लैक सूट पहना जो चिंग युआन ने मेरे हॉस्टल में पहले ही भिजवा दिया था। लूमिंग ने कपड़े को छुआ, उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। भाई, तुम बहुत कमाल लग रहे हो, ये आउटफिट जरूर बहुत महंगा होगा। हांगजो में वेस्ट लेक के पास एक प्राइवेट क्लब के अंदर मैं प्राइवेट रूम में गया। सीआईए चोंग शान ने ऊपर देखा और कहा, बैठो गांव टांग, मैंने चिंग युआन से सुना है कि तुम दोनों मिलकर एक कंपनी शुरू करने का प्लान बना रहे हो। हाँ अंकल साई, हम एंटी फ्रॉड, एंटी एस्ट्रोटर्फिंग और कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस पर फोकस करेंगे। मैं समझ गया। तुम्हें कितनी स्टार्टअप कैपिटल की जरूरत है? मैं स्टार्टअप कैपिटल का पूरा खर्च खुद अकेले उठाऊंगा। तुम इक्विटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 50-50 का स्प्लिट। शियाओ तांग, 50-50 का पार्टनरशिप मॉडल कंपनी को स्केल करना बहुत मुश्किल बना देता है। जब विचारों में टकराव होगा तो फाइनल फैसला कौन लेगा? अंकल, 50-50 का स्प्लिट सिर्फ एक कंपनी को लिमिट करता है। अगर दोनों पार्टियां हों सिर्फ स्केल और प्रॉफिट के पीछे भाग रही हों, लेकिन मेरा गोल सही चीजों को सही तरीके से करना है और चिंग युआन का गोल अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। हमारे गोल्स एक दूसरे को पूरा करते हैं। इस कंपनी को किसी एब्सोल्यूट डिक्टेटर की जरूरत नहीं है। बैंक्वेट के बीच में सिया चोंगशन का असिस्टेंट तेजी से कमरे में आया और रिपोर्ट देने के लिए उनके कान में कुछ फुसफुसाया। सुनने के बाद सिया चोंगशन ने अपना फोन मुझे सौंप दिया। लिन ग्रुप के चेयरमैन लिन जंग तिंग को कॉर्पोरेट एम्बेडलमेंट, फंड्स की हेराफेरी और ब्राइबरी सहित कई आरोपों में जांच के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शाम 7:26 पर पब्लिश हुआ। न्यूज के नीचे 3 फोटोज थी। इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा लिन तिंग को लिन ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर ले जाया जा रहा था। इकोनॉमिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल बुलेटिन और 7 शेल कंपनियों का एक पूरा फंड फ्लो चार्ट। ये चार्ट वही सटीक कोर एविडेंस चेन था जिसे मैंने पहले कंपाइल किया था। मैंने फोन वापस सौंप दिया। मेरा एक्सप्रेशन शांत था। साया चोंगशन ने अपनी कटोरी और चोपस्टिक्स फिर से उठा ली। उनका टोन उदासीन था। श्योतांग, 7 साल का सब्र। तुमने कड़ी मेहनत की है। मेरे दिल की 7 साल की भारी गांठ उस पल में चुपचाप पिघल गई। हाँ, अगली सुबह ऑफिशियल डेटा रिलीज किया गया। लिन ग्रुप की कुल फ्रोजन एसेट्स 4.7 बिलियन युआन थी। लिन जांगतिंग की बेटी लिंची ने कॉलेज छोड़ दिया और रातों रात देश से भाग गई। लिन ग्रुप की सभी 4 लिस्टेड सब्सिडियरीज ने ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी। साया फैमिली की लीगल टीम द्वारा ड्राफ्ट किया गया इक्विटी रिपर्चेज एग्रीमेंट ऑफिशियली एग्जीक्यूट हो गया। दोपहर 3 बजे स्टॉक मार्केट सस्पेंशन डील क्लोज होने के ठीक आखिरी पल में शहर के इकोनॉमिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटैचमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। 7 साल पहले जिस रोड एक्सीडेंट को एक हादसा मानकर बंद कर दिया गया था, उसे ऑफिशियली जांच के लिए फिर से खोल दिया गया है। फिलहाल 3 मुख्य सस्पेक्ट्स की पहचान की गई है। जब यह खबर कैंपस में पहुंची तो पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। भाई साहब, लुमिन अपने फोन को पकड़े हुए पूरी तरह से एक्साइटेड होकर हॉस्टल में भाग आया। शाम को मैं शहर के दक्षिण में स्थित पुराने घर लौट आया। उस पुराने लैपटॉप को निकाला और मेरी माँ द्वारा छोड़ी गई वीडियो पर एक बार फिर क्लिक किया। फ्रेम में मेरी माँ की सौम्य मुस्कान हमेशा की तरह साफ थी। भाई, चिंग युआन सिस्टर नीचे है। तांग चेन। हाँ, चिंग टेक्नोलॉजी कल ऑफिशियली ओपन हो रही है।
मेरे पिता ने आज मुझसे कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उस यंग मैन को हाथ से मत जाने देना। इसको ऑपरेशन एग्रीमेंट के ड्राफ्ट को मैंने पहले ही रिवाइज कर दिया है। टैंग चेन, आज रात तारे कितने खूबसूरत हैं। 3 साल बाद चाइमिंग टेक्नोलॉजी देश में एंटी फ्रॉड और कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस के लिए इंडस्ट्री बेंचमार्क बन चुकी थी। कंपनी की देश भर के 7 शहरों में ब्रांचेस थी। वह स्क्रिप्ट जो मूल रूप से सिर्फ इंटरनेट ट्रोल्स को ट्रैक करने के लिए थी, अब एक कॉम्प्रिहेंसिव और मैच्योर कमर्शियल सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम में इवॉल्व हो चुकी थी। इसने सैकड़ों कंपनियों को बड़े रिस्क से बचने में मदद की और 1 दर्जन से अधिक ट्रांसनेशनल फ्रॉड केसेस को सुलझाने में पुलिस की सहायता भी की। कंपनी के एनुअल गाला के दिन मैं स्टेज पर स्पीच दे रहा था। ऑडियंस एम्प्लॉयज से खचाखच भरी हुई थी। सबसे पहली रो में सिया चिंगयुन नीचे देखकर अपने हाथों में एक डॉक्यूमेंट पलट रही थी। कभी कभी अपने होठों पर एक हल्की, लगभग ना दिखने वाली मुस्कान के साथ मेरी तरफ ऊपर देखती। स्पीच खत्म होने के बाद वह स्टेज पर आई और मुझे एक डॉक्यूमेंट सौंपते हुए पूरी तरह से प्रोफेशनल टोन में बोली, प्रेसिडेंट टैंग, ये अगले साल के स्ट्रेटेजिक प्लान का ड्राफ्ट है। लीगल डिपार्टमेंट ने पहले ही इसका रिव्यू कर लिया है। मैंने फोल्डर लिया और पहले पेज को पलटा। टाइटल बड़े अक्षरों में लिखा था, मिस्टर टैंग चेन और मिस चिंगयुन की शादी की तैयारियों के संबंध में डिटेल्ड प्रपोजल। भीड़ तुरंत तालियों और सीटियों से गूंज उठी। मैंने उसकी तरफ ऊपर देखा। उसके कानों के किनारे पूरी तरह से लाल हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह कूल दिखने की कोशिश कर रही थी। प्रेसिडेंट टैंग, इस प्रपोजल पर कंफर्मेशन के लिए आपके सिग्नेचर की जरूरत है। एग्जीक्यूशन डेट अगले महीने की 18 तारीख। 18 तारीख ही क्यों? क्योंकि उस दिन आपके पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और सबके सामने गरिमा के साथ उस डॉक्यूमेंट पर अपना नाम साइन कर दिया। बाद में हम शहर के दक्षिण में स्थित पुराने घर गए। सीए चिंगयुन और मैं मेरे पेरेंट्स के पोर्ट्रेट्स के सामने साथ साथ खड़े हुए और उन्हें एक टोस्ट ऑफर किया। शादी के दिन किसी ने टांगयू से उसके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा। मेरे भाई और भाभी कॉलेज के दिनों में मिले थे। अब वे मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं और अपनी जिंदगी साथ बिताते हैं। मैं भी किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं अब भी एक डिजाइन फर्म में काम कर रही हूँ। पिछले महीने कंपनी में एक नए प्रोजेक्ट मैनेजर आए हैं। वह काफी रिलायबल हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। हाँ, अपने चेहरे का ये एक्सप्रेशन तो देखो। तुम लोग डेफिनेटली पहले से ही डेट कर रहे हो, है ना? उन्होंने कहा कि वह अपना प्रोबेशन पीरियड पास होने और उनकी जॉब स्टेबल होने तक वेट करना चाहते हैं। उसके बाद ही मुझे ऑफिशियली प्रपोज करेंगे। मैंने इस बार सबक सीख लिया है। मैं पहले की तरह लापरवाह नहीं बनूंगी। इसके अलावा मेरी किसी को भी डेट करने की हिम्मत नहीं होगी। क्या होगा अगर मेरे भाई ने अप्रूवल नहीं दिया तो? जब तक उसका कैरेक्टर अच्छा है और वह तुम्हें अच्छे से रखता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। सिया चिंगयुन ने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ में डाल लिया। हमारे सामने के इस जीवंत और दिल को छू लेने वाले सीन को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और संतोष भर गया। 7 साल पहले की उस देर रात उसने गुस्से में आकर कन्फेशन वॉल पर एक इनाम पोस्ट किया था, जिसमें वह फोटोशॉप फ्रीक को ढूंढने और मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रही थी। किसने सोचा था कि जिस गेमिंग अवतार वाले चेहरे से उसे पहली नजर में प्यार हुआ था, वह आखिरकार उसी आदमी का होगा जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। ये सोचकर सिया चिंगयुन ने मुझे और भी कसकर पकड़ लिया। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा। उसकी आंखें असीम कोमलता और प्यार से भरी थीं। उसे अपने सहारे टिके हुए महसूस करते हुए मैंने मुड़कर प्यार से अपनी पत्नी को देखा, फिर अपनी बहन को देखा जो अपने खुद के रोमांस का इंतजार कर रही थी। मेरे होठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। वे सभी पल जब मैंने अपने दांत भींचे और लंबी अंधेरी रातों को पार किया, वे सभी छुपे हुए थका देने वाले पल, अब वे सब मेरी आंखों के सामने इस मुश्किल से मिली खुशनुमा जिंदगी में बदल चुके थे। मैं जानता था कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, भोर आखिरकार होगी ही। और अब हमारे परिवार ने आखिरकार अपने उजाले के पल का इंतजार पूरा कर लिया था। चाइमिंग टेक्नोलॉजी की कहानी अभी भी जारी थी।